हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो ही झिरन आगे अनुकूल निर्णय नहीं ले पाएगी। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, मैं सबसे बड़े और दूसरे भाई की लाशों को देखना चाहती हूँ। निश्चित रूप से, जैसे ही उसने यह कहा, मोजियुए तुरंत सहमत नहीं हुए। बहुत देर तक उसकी भौहें सिकुड़ी रहीं, फिर उसने पूछा, क्या लाशों से कोई सुराग मिल सकता है? वह झिरन जानता था कि उसके अनुरोध पर सवाल उठाया जाएगा। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मेरे स्थान के चिकित्सा कक्ष में एक उपकरण है जो लोगों के बीच पारिवारिक संबंधों का पता लगा सकता है। मैं सोच रहा था कि यदि सबसे बड़ा और दूसरा भाई अभी भी जीवित होता, तो कब्रों में पड़े लोग परिवार के सदस्य नहीं होते। जब तक हम इसकी जांच करेंगे, हमें परिणाम पता चल जाएगा। मोजियुए को उम्मीद नहीं थी कि उनके इलाके में ऐसा कोई ऑपरेशन होगा। ये वाकई एक अच्छा तरीका था। यदि कब्रों में मौजूद लोग परिवार के सदस्य नहीं थे, तो वे पूरी तरह से यह निर्धारित कर सकते थे कि सबसे बड़ा और दूसरा भाई अभी भी जीवित थे। दूसरी ओर, यदि यहाँ लेटे हुए लोग वास्तव में सबसे बड़े और दूसरे भाई होते, तो उन्हें खोज जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पेशेवरों और विपक्षों का विश्लेषण करने के बाद, मोजियुए गंभीरता से अपने दो बड़े भाइयों की कब्र पर आए और गहराई से झुके। सबसे बड़े भाई, दूसरे भाई, कृपया अपने छोटे भाई को असभ्यता के लिए क्षमा करें। यह पता लगाने के लिए कि आप अभी भी जीवित हैं या नहीं, यही एकमात्र तरीका है। इतना कहने के बाद उसने गंभीर भाव से हे झिरन की ओर देखा। ट्रेनरान, अपनी जगह से औजार हटाओ। मैं अब कब्रें खोदूंगा। उन्होंने झिरन ने सोचा कि मोजियुए लोहे के फावड़े का उपयोग करेंगे, जो कब्र खोदने के लिए सबसे आदिम तरीका है। उसे लगा कि इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि उसने मोजियुए को यह नहीं बताया था कि सबसे बड़े और दूसरे भाई की कब्रों की जांच करने के बाद वह अन्य कब्रों को भी खोदकर देखना चाहती थी। इस गति से, भले ही वे सारा दिन खोदें, वे शायद इतनी सारी कब्रें नहीं खोद पाएंगे। इसलिए उसने तुरंत उस प्रकृति के लोहे के फावड़े और उपकरण नहीं खरीदे। इसके बजाय उसने ताओबाओ पर एक छोटे, समय बचाने वाले और श्रम बचाने वाले यांत्रिक उपकरण की तलाश करने का फैसला किया। थोड़ी देर खोजने के बाद हे झिरन को एक उपयुक्त मिनी उत्खनन यंत्र मिला। जिन बड़े उत्खननकर्ताओं को लोग देखने के आदी थे, उनके विपरीत यह मिनी उत्खनन केवल 1 वर्ग मीटर आकार का था और संचालित करने में बहुत सुविधाजनक था, जो इस तरह के गंभीर लूट कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। मिनी उत्खनन के लिए डीजल ईंधन की आवश्यकता थी। झिरन ने तुरंत लिटिल कलेक्टर से संपर्क किया और उससे उसके लिए कुछ डीजल ईंधन लाने को कहा। लिटिल कलेक्टर अब विशेष रूप से हे झिरन के संदेशों पर ध्यान दे रहा था। वह उसका मैसेज देखकर पहली फुर्सत में ही जवाब दे देता था। सौभाग्य से, जब वह हाल ही में गैसोलीन तैयार कर रहा था, तो वह कुछ बैरल डीजल ईंधन भी साथ लाया था। हे झिरन की जरूरत के बारे में जानने पर उन्होंने तुरंत उन्हें 1 युआन प्रत्येक के लिए सूचीबद्ध किया। झिरन के पास यह जांचने का समय नहीं था कि उसके स्थान में कितने बैरल डीजल ईंधन जोड़ा गया है। मिनी एक्सकेवेटर में ईंधन भरने के बाद उसने उसे बाहर निकाला। मोजियुए ने सोचा था कि उसकी पत्नी लोहे के फावड़े खरीदने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अजीब उपकरण लाएगी। इस समय वे दोनों काफी गंभीर थे। किसी को भी मिनी उत्खनन के बारे में मजाक करने का मन नहीं हुआ। वह झिरन को पता था कि मोजियुए को यह उपकरण चलाना नहीं आएगा, इसलिए उसने खुदाई करने वाली मशीन को उठाने और इसे शुरू करने की पहल की। खुली घाटी में एक गगनभेदी यांत्रिक ध्वनि गूंज रही थी, जिससे पेड़ों पर बसे पक्षी घबराकर अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और सभी दिशाओं में भाग रहे थे। सौभाग्य से, यहाँ आसपास बिल्कुल भी लोग नहीं थे, जिससे हे झिरन को बिना किसी हिचकिचाहट के मिनी उत्खनन का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। कुछ ही समय में, सबसे बड़े भाई की कब्र के ऊपर की सारी मिट्टी खोद दी गई, जिससे ताबूत का ढक्कन दिखाई देने लगा। वह झिरन की चेतना फिर से उसके स्थान में प्रवेश कर गई और उसने ताओबाओ से कुछ उपकरण खरीदे। मोजियुए एक घुमावदार लोहे का हथौड़ा लेने के लिए आगे बढ़े। थोड़ा सा बल लगाने पर ताबूत का मोटा ढक्कन खुल गया। ताबूत के अंदर एक बिना सिर का कंकाल था। मोजियुए ने सोचा कि वह झिरन यह देखकर डर जाएगा। ताबूत खोलने के बाद वह उसके पास गया और उसके छोटे से हाथ को कसकर पकड़ लिया। इस समय वह झिरन कंकाल को एकटक देख रहा था। यह देखकर मोजियुए को लगा कि वह डर गई है। ट्रेनरान, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। झिरन को फिलहाल यह समझाने का कोई मन नहीं था कि वह डरी नहीं थी, क्योंकि उसने देखा कि कंकाल की हड्डियों में हल्का नीला काला रंग था। इस व्यक्ति की मृत्यु जहर से हुई। जहर? मोजियुए कुछ हैरान थे।
सबसे बड़े और दूसरे भाई को दुश्मन सैनिकों ने मौके पर ही मार डाला था और फिर उनके सिर काटकर शहर के द्वार पर रख दिए गए थे। उन्हें जहर कैसे दिया गया होगा? इस समय वह झिरन पहले ही अपने हाथ पर मो जियुए की पकड़ से मुक्त हो चुकी थी। वह धीरे धीरे चलकर ताबूत की ओर बढ़ी। उसने अपनी जगह से एक स्टेनलेस स्टील खुरचनी निकाली और कंकाल से कुछ पाउडर खुरच लिया। फिर उसने जल्दी से अपने स्थान में प्रवेश करने के लिए मो जियुए को अपने साथ खींच लिया। उत्तर ढूंढने की जल्दबाजी में उसने सीधे तौर पर उबले हुए बंस को नजरअंदाज कर दिया जो आलिंगन की तलाश में आए थे। उसने गंभीरता से मो जियुए की ओर देखा, मुझे परीक्षण के लिए आपका थोड़ा सा खून चाहिए। मो जियुए ने अपनी बांह फैलाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को कई बार दूसरों की बाहों में सुई चुभोकर रक्त के नमूने लेते देखा था। वह झिरन की हरकतें बहुत सहज थीं। उसने मो जियुए की बांह की धमनी से कुछ रक्त निकाला, फिर तुरंत खुद को प्रयोगशाला में दफना दिया। करीब 1 घंटे बाद डीएनए टेस्ट के नतीजे सामने आए। जैसा कि अपेक्षित था, लाश का मो जियुए से कोई रक्त संबंध नहीं था। चूंकि कोई रक्त संबंध नहीं था, इसलिए उसे यह जांच जारी रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उस व्यक्ति की मृत्यु किस जहर से हुई थी। किसी स्थानापन्न शव की मृत्यु के कारण का विश्लेषण करना तो दूर की बात थी। जब मो जियुए को पता चला कि लाश सबसे बड़े भाई की नहीं है, तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सबसे बड़ा भाई अभी भी जीवित था। दोनों ने इस पर चर्चा किए बिना एक ही विचार रखा और मो जियुए के डीएनए के खिलाफ उनके डीएनए का परीक्षण करने के लिए अन्य भाइयों की कब्र भी खोदने का फैसला किया। मिनी उत्खननकर्ता ने 1 घंटे से भी कम समय तक लगातार काम किया और चौथे, छठे और सातवें भाइयों की कब्रें खोल दी। मो जियुए ने पहले ही सीख लिया था कि हड्डियों से कोशिकाएं कैसे एकत्र की जाती हैं। थे झिरन के कार्य करने की प्रतीक्षा किए बिना उसने कार्य समाप्त कर दिया। जैसे ही वह झिरन परीक्षण चलाने के लिए मो जियुए को अपने स्थान पर लाने वाला था, मो जियुए ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी। उसने हे झिरन को चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने झिरन ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अनुमान लगाया कि मो जियुए उसे अपने परिवेश में कुछ असामान्यता के प्रति सचेत कर रहा था। उसने तुरंत मिनी उत्खनन यंत्र और औजारों को अपने स्थान पर संग्रहित कर लिया। मो जियुए ने तेजी से उसे कमर से उठाया और एक घने पेड़ पर छलांग लगा दी। दोनों ने नीचे देखा और दाशुन सेना की वर्दी पहने कई लोगों को उनकी दिशा में चलते देखा। मो जियुए ने अपनी आंखें स्थिर की और देखा। उसने कई लोगों को पहचान लिया। वे सभी उनके पूर्व अधीनस्थ थे। चलते चलते उन्होंने कहा, हम लंबे समय से मो परिवार के जनरलों को सम्मान देने नहीं आए हैं। अफसोस, हम खुद को दोष नहीं दे सकते। वे हम पर इतनी कड़ी नजर रखते हैं कि अगर उन्हें पता चला कि हम मो परिवार के जनरलों को सम्मान देने आए हैं, तो वे निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे। अगर मेरे अंदर अपने देश की रक्षा के लिए जरा भी जुनून नहीं बचा है, तो मैं वास्तव में अब यहां नहीं रहना चाहूंगा। जैसे ही वे बोले, वे सभी स्तब्ध होकर मौन हो गए। काफी देर के बाद एक सैनिक ने जबरदस्ती लार का एक कौर निगल लिया और सामने कब्र की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? यह सही है। मो परिवार पीढ़ियों से वफादार और धर्मी रहा है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कब्रों को अपवित्र क्यों किया जाए? मैंने सुना है कि ओल्ड ड्यूक मो के परिवार को उत्तर पश्चिम में निर्वासित कर दिया गया था। मैं वहां जाकर उनके साथ जुड़ने का अवसर ढूंढने के बारे में सोच रहा हूं। हम अभी 9वें मास्टर के परिवार की स्थिति नहीं जानते हैं। अगर हम जाएंगे तो क्या हम उन्हें परेशानी नहीं पहुंचाएंगे? हम उन्हें क्या परेशानी दे सकते हैं? अगर हम जाते हैं तो हम काम ढूंढ सकते हैं और 9वें मास्टर की थोड़ी मदद कर सकते हैं। उन्हें अपने दम पर इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना होगा। मुझे संदेह है कि वह इसे अकेले संभाल सकते हैं। क्वोट। सैनिकों के चेहरे पर असहनीय दुख और आक्रोश स्पष्ट था, क्योंकि वे धीरे धीरे आगे बढ़े और अपने नंगे हाथों से कब्रों की मिट्टी भर दी। इन लोगों को देखकर मो जियुए को खुद को उनके सामने प्रकट करने की इच्छा महसूस हुई, लेकिन फिलहाल वह अपना जलवा नहीं दिखा सके। आखिरकार वह गुप्त रूप से यात्रा कर रहा था, और जितने कम लोग इसके बारे में जानते थे उतना बेहतर था। यदि वे पूर्व अधीनस्थ वास्तव में उसे खोजने के लिए उत्तर पश्चिम गए, जैसा कि उनका इरादा था, तो यह एकदम सही होगा। अभी पूरे राष्ट्रीय खजाने की चांदी उसके और हे झिरन के पास थी। कुछ भाइयों का समर्थन करना जो उनके साथ जीवित रहे और मर गए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी वर्तमान स्थिति के साथ उसे लगा कि वह इन सैनिकों की कोई मदद नहीं कर सकता है, इसलिए खुद को प्रकट करना अर्थहीन होगा। कुछ देर तक देखने के बाद और यह देखने के बाद कि सैनिक मिट्टी भरते जा रहे हैं, हे झिरन ने उसकी ओर देखा जैसे उसकी राय पूछ रहा हो।
फिर दोनों अंतरिक्ष में चले गए। पहली चीज जो वह झिरन करना चाहता था वह डीएनए परीक्षण चलाना था। इस निष्कर्ष ने दोनों को कुछ हद तक चौंका दिया। डीएनए तुलना से पता चला कि तीनों सेटों में से कोई भी जैविक रूप से मोजीवे से संबंधित नहीं था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि बहुत संभव है कि उसके 3 भाई भी अभी जीवित हों। मोजीवे तुरंत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई एक के बाद एक गायब क्यों हो गए हैं। इस सबके पीछे किस तरह की साजिश थी? यदि वह रहस्यमय आदमी वास्तव में वही था जिसके बारे में माँ ने बात की थी, जो युआन मेन को पसंद करता था, तो मो परिवार के प्रति उसका व्यवहार समझ में आता है। वह पूरी तरह से विकृत तरीके से युआन मेन का बदला ले रहा था। इससे पता चलता है कि उस आदमी का दिल कितना काला था। किसी भी स्थिति में यह अच्छी खबर थी कि उसके भाई युद्ध के मैदान में नहीं मरे थे। इसका मतलब यह था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे अभी भी जीवित हैं। मोजीवे को अब गहराई से महसूस हुआ कि उसके सामने एक कठिन काम था। उसे न केवल अपने सबसे बड़े और दूसरे भाई को ढूंढना था, बल्कि उसे अपने अन्य भाइयों के बारे में सुराग ढूंढने के लिए भी हर संभव प्रयास करना था। आखिरकार उस रहस्यमय आदमी को ढूंढना ही एकमात्र शॉर्टकट था। हालांकि हे झिरन का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, तो अपने पिता के अवशेषों की भी जांच क्यों न करें? मोजीवे ने भी इस बारे में सोचा था। अब जब यह साबित हो गया है कि इन कब्रों में मो परिवार के सदस्य नहीं हैं, भले ही उसे पुत्रवत अपवित्रता के लिए दोषी ठहराया गया हो, फिर भी वह उनकी जांच करना चाहता था। ठीक है, पहले देखते हैं कि वो लोग चले गए या नहीं। वे पेड़ से अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके थे और मो जियुए को चिंता थी कि जीरन गलत जगह से बाहर निकल जाएगा। उसने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर डाल दिया, उसी तरह जैसे जब वे अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके थे। सैनिकों की पीछे हत्ती पीठ को देखने के लिए दोनों फिर से पेड़ पर प्रकट हो गए। लोगों के बहुत दूर चले जाने के बाद जोड़ा ओल्ड ड्यूक मो की कब्र पर आया। मो जियुए ने घुटने टेक दिए और फिर से प्रणाम किया। पिताजी, आप अभी भी जीवित हैं या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए आपके अविवाहित पुत्र को यह अपराध करना होगा। कृपया मुझे क्षमा करें। बोलने के बाद मो जियुए उठ खड़े हुए। अपने शुरुआती अवलोकनों के माध्यम से उन्होंने लघु उत्खनन यंत्र चलाना पहले ही सीख लिया था। इसलिए झिरान ने बिना उंगली उठाए ही पहल की और खुदाई शुरू कर दी। 1 घंटे बाद अंतरिक्ष में, जीरन, तुमने परीक्षण गलत तो नहीं किया? यह पिता की लाश नहीं है। वह झिरन का लहजा निर्विवाद था। बिल्कुल नहीं। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि कब्र में मौजूद लाश का जैविक रूप से आपसे कोई संबंध नहीं है। मो जियुए तुरंत फिर से भयभीत हो गया। हालांकि उसके भाइयों की विचित्र गुमशुदगी को अभी भी किसी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन उसके पिता का इतने समय पहले ही निधन हो चुका था। वह कहां हो सकता है? झिरन को अब महसूस हुआ कि मो परिवार के साथ जो हुआ वह बहुत जटिल था। हालांकि वे अभी भी सब कुछ पता नहीं लगा पाए थे, लेकिन उन कुछ भाइयों के बारे में वे जो जानते थे, उसके आधार पर ऐसा लगता था कि वे सभी अभी भी जीवित थे। यहाँ तक मो जियुए जैसा स्थिर और शांत व्यक्ति भी आमतौर पर इस तरह की किसी चीज का सामना करते समय खाली दिमाग रखता है। वह झिरन उसकी भावनाओं को समझ सकता था। यह अच्छी खबर थी कि उनका परिवार जीवित था, लेकिन उन्हें फिलहाल उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या खोज शुरू करने का कोई सुराग भी नहीं था। वह ऊपर गई और मो जियुए की बांह पकड़ ली और धीरे से कहा, चूंकि हम पहले से ही दक्षिण बॉर्डरलैंड में हैं, आइए पहले यहाँ सुराग ढूंढना शुरू करें। मो जियुए ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी हम बस इतना ही कर सकते हैं। वास्तव में, हे झिरन को नहीं पता था कि इस समय उसके दिल से खून बह रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि उसके पिता और भाई इस समय किस प्रकार की परिस्थितियों में हैं। अपने तीसरे, 5वें और 8वें भाइयों की दयनीय स्थिति अभी भी उसके मन में ताजा थी। उसकी मुठियां अब कसकर भींच चुकी थी। चाहे कुछ भी हो, उसे अपने लापता पिता और भाइयों को ढूंढना था। उसने झिरन ने बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। शाम के 4 बज चुके थे। रात होने के बाद दक्षिण सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें निश्चित रूप से कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। वह 2 छोटे बर्तन तलने के लिए रसोई में गई और दंपति ने सादा भोजन किया। अंतरिक्ष छोड़ने से पहले दोनों ने फिर से भेष बदल लिया। मो जियुए एक बार फिर साइडबन वाला बदसूरत आदमी बन गया। अब मो जियुए को इस तरह देखकर वह झिरन बिल्कुल भी नहीं हंस सकी, भले ही वह आमतौर पर भारी मूड में थी। उसने तुरंत पुरुषों के कपड़े पहन लिए और मो जियुए के साथ हाथ में हाथ डालकर जगह छोड़ दी। अपने ट्रैक को ढकने के लिए मो जियुए ने सबसे पहले खुली हुई कब्र को भरा। तभी जोड़ा हाथ में हाथ डाले पहाड़ से नीचे चला गया। रात हो चुकी थी जब पति पत्नी दक्षिण सीमा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे।
शायद हाल ही में हुई लगातार लड़ाइयों के कारण दक्षिण सीमा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बेहद कड़ी थी और मुश्किल से ही कोई यात्री आ जा रहा था। मो जियुए ने हे झिरन को एक घने पेड़ पर खींच लिया और धीरे से समझाया, दक्षिण सीमा क्षेत्र के लोग बहुत सतर्क हैं। युद्ध के समय जासूसों को घुसने से रोकने के लिए वे प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए भारी सैनिक तैनात करते हैं। उसने झिरन ने अंतरिक्ष से एक दूरबीन निकाली और दक्षिण सीमा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। निश्चित रूप से, जैसा कि मो जियुए ने कहा था, वे प्रवेश द्वार के बाहर आगे पीछे गश्त करते हुए नग्न आंखों से कई गश्ती दल को हथियार पकड़े हुए स्पष्ट रूप से देख सकते थे। और यह वही था जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था। और दूर देखने पर लगभग 1000 सैनिक थे। इतना ही नहीं, वहां लगभग 50 लोगों का एक समूह भी था, प्रत्येक का नेतृत्व एक कुत्ता कर रहा था। कुत्तों की बनावट कुछ हद तक पिछली दुनिया के ग्रेहाउंड्स की तरह लग रही थी, बहुत बड़े नहीं लग रहे थे, फिर भी बेहद खूंखार थे। इतनी कड़ी सुरक्षा के साथ दक्षिण सीमा क्षेत्र में आसानी से गुजरने में वास्तव में कुछ प्रयास करना पड़ेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मो जियुए ने रात की आड़ में जल्दी ही घुसने का सुझाव दिया था। चीन की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि दिन के उजाले में घुसपैठ करना लगभग असंभव लगता था। यहां तक मो जियुए जैसे कुशल व्यक्ति के लिए भी ऐसा करना मुश्किल होगा, विशेषकर उन अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैन्य कुत्तों के साथ। इन कुत्तों की इंद्रियां बेहद संवेदनशील होती थी और ये हल्की सी आहट को भी पहचान लेते थे। यदि हे झिरन और मो जियुए ने जीवित प्राणियों के रूप में शहर में प्रवेश करने की कोशिश की, यहां तक अपनी हल्की फुल्की तकनीकों के साथ भी, वे पूर्ण शांति की गारंटी नहीं दे सकते थे। मो जियुए की तरह वह झिरन भी प्रवेश द्वार पर कुत्तों के बारे में चिंतित था। उनमें से किसी ने भी दक्षिणी सीमा में घुसपैठ करने का सुझाव देने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय रणनीतियों पर विचार मंथन पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ हद तक असहाय महसूस करते हुए हे झिरन ने अपने स्थान से और अधिक हथगोले का उपयोग करने के बारे में सोचा। उसने उन्हें दक्षिणी सीमा के प्रवेश द्वार की ओर फेंकने की योजना बनाई, जिससे अराजकता फैल गई और हताहतों की परवाह किए बिना उन्हें किसी का ध्यान नहीं जाने दिया गया। हालांकि जैसे ही वह हथगोले लेने के लिए चिकित्सा कक्ष में पहुंची, वह राइस बॉल की अप्रत्याशित हरकतों से आश्चर्यचकित रह गई। उबा हुआ लग रहा था, छोटा साथी किसी तरह उसके चिकित्सा कक्ष में भटक गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पास एक छोटा कटोरा भी था, जो दूध पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और चिकित्सा कक्ष के चारों ओर घूम रहा था। उसने झिरन ने अनुमान लगाया कि राइस बॉल को शायद कुछ दूध चाहिए था। वह आमतौर पर चिकित्सा कक्ष में इसके लिए दूध तैयार करती थी, इसलिए उसने सोचा होगा कि उसे वहां कुछ मिल सकता है। हालांकि हे झिरन का ध्यान इस समय राइस बॉल की चतुराई पर नहीं बल्कि उसकी क्षमताओं पर था। घर पर वापस राइस बॉल खरगोशों को नियंत्रित कर सकती थी और यहां तक अपने क्षेत्र में गायों और भेड़ों के झुंड के लिए नियम भी स्थापित कर सकती थी। सवाल यह था कि क्या वे विशेष रूप से प्रशिक्षित सैन्य कुत्ते राइस बॉल के आदेशों को सुनेंगे। भले ही यदि राइस बॉल उन कुत्तों को नियंत्रित कर सके, तो यह प्रवेश द्वार पर बमबारी करने के लिए हथगोले का उपयोग करने से कहीं अधिक सुरक्षित होगा। इस विचार को मन में रखते हुए हे झिरन ने राइस बॉल को अपने स्थान से बाहर लाया। इस नए माहौल में छोटा बच्चा थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसके घायल छोटे दिल को परिचित खुशबू से तुरंत आराम मिल गया। उसने झिरन ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, डरो मत राइस बॉल, यह मैं हूं। राइस बॉल ने अपनी गोल मटोल छोटी भुजाओं से अपने मालिक की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और धीमी गुनगुनाहट की ध्वनि निकाली, जो अविश्वसनीय रूप से मनमोहक लग रही थी। उसने झिरन के बालों को चिकना कर दिया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि राइस बॉल ने उसकी बातें समझीं या नहीं। उसने सैन्य कुत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, राइस बॉल, वहां कई कुत्ते हमारा रास्ता रोक रहे हैं, क्या आप उन्हें आदेश दे सकते हैं? राइस बॉल ने अपनी गहरी बड़ी आंखों से अपने मालिक की ओर घूरकर देखा और उत्तर दिया, मम। झिरन को यकीन था कि राइस बॉल ने उसकी बातें समझ ली हैं और वह खुश थी। पति, आइए दक्षिणी सीमा के प्रवेश द्वार के करीब जाने का रास्ता खोजें, उसने कहा। मो जियुए ने हे झिरन और राइस बॉल के बीच बातचीत देखी। यदि उसने व्यक्तिगत रूप से राइस बॉल की क्षमताओं को नहीं देखा होता, तो उसने सोचा होता कि हे झिरन पागल हो गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह काली और सफेद छोटी गेंद वास्तव में काफी असाधारण थी। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, मो जियुए ने कहा। जैसे ही वह बोला, मो जियुए ने हे झिरन और राइस बॉल को अपनी बाहों में लेकर धीरे से पेड़ से नीचे छलांग लगा दी। उन्होंने एक हाथ में गोल मटोल राइस बॉल पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रखा था, जब वे चुपचाप सड़क के किनारे की झाड़ियों के साथ दक्षिणी झिंजियांग के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे।
जब वे गार्डों के समूह से लगभग 500 मीटर दूर थे तो वह रुक गया। राइस बॉल, अब आप कोशिश करें, उन्होंने कहा। हे झिरन ने आगे कहा, राइस बॉल, जानेमन, उन कुत्तों को भौंकने दो। राइस बॉल ने अपना छोटा सिर ऊंचा उठाया और अपने मालिक द्वारा बताई गई दिशा में भौंकने लगा। आह! यह ध्वनि राइस बॉल की सामान्य भौंकने से बिल्कुल अलग थी, कुछ हद तक भेड़िए की चीख जैसी थी। चाहे वह किसी भी प्रकार की चीख क्यों न हो, राइस बॉल की आवाज ने प्रवेश द्वार पर मौजूद सैन्य कुत्तों को स्पष्ट रूप से चिंतित कर दिया था। मोजीवे ने घटनास्थल का सर्वेक्षण किया और हे झिरन और राइस बॉल के साथ एक ऊंची ढलान पर छलांग लगा दी। उसने झिरन ने दूरबीन निकाली और दक्षिणी जिनजियांग के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसने सैन्य कुत्तों को बुरी तरह संघर्ष करते देखा, उनमें से कुछ सैनिकों के पट्टे तोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। सैनिक घबराए हुए थे, सैन्य कुत्तों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तभी कोई चिल्लाया, वहां एक दुश्मन है, सावधान रहो। सैन्य कुत्तों द्वारा किए गए हंगामे के बाद प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले सैनिक पहले से ही कुत्तों का पीछा करते हुए अराजकता में थे। प्रवेश द्वार पर गार्डों को देखते हुए, हालांकि यह ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचा था जहां कोई भी नहीं बचा था, लोगों की अनुमानित संख्या अधिक नहीं थी। यह देखते हुए कि मोजीवे पहले से ही अभिनय करने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने झिरन ने धीरे से राइस बॉल के सिर को कुछ बार थपथपाया, फिर उसे अंतरिक्ष में भेजा और मानसिक हेरफेर का उपयोग करके तुरंत छोटे लड़के को एक कटोरा दूध और एक छोटा सेब देकर पुरस्कृत किया। जैसे ही उसकी चेतना अंतरिक्ष से बाहर निकली, मोजीवे पहले से ही हरकत में थी। उसने उसे हे झिरन की कमर पकड़कर अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके हवा में छलांग लगाते हुए और सीधे दक्षिणी जिनजियांग के प्रवेश द्वार की स्थिति की ओर तेजी से दौड़ते हुए देखा। एहतियात के तौर पर हे झिरन ने अपनी बांह पर एक आस्तीन का तीर बांधा और एक हथगोला पकड़ रखा था। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति होती तो वह निर्णायक रूप से कार्रवाई करती। कुछ छलांग लगाने के बाद मोजीवे हे झिरन को अपनी बाहों में लेकर दक्षिणी जिनजियांग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हालांकि वह बहुत सावधान था, फिर भी उसने वहां के गार्डों को सचेत कर दिया। नेता को चिल्लाने के बारे में देखकर झिरन ने उस व्यक्ति के माथे पर अपने आस्तीन के तीर का निशाना बनाया और गोली मार दी। अन्य गार्डों ने देखा कि कोई नीचे गिर रहा है और उन्होंने मोजीवे को अंदर जाने का मौका दिया। उन दोनों ने प्रवेश द्वार पर ऊंची दीवार को आसानी से पार किया और दक्षिणी जिनजियांग के क्षेत्र में प्रवेश किया। इस समय कुछ गार्डों को पहले से ही उनके ट्रैक का पता चल गया था और उन्होंने उनकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, उनका पीछा करो, वे वहां हैं। गार्डों का एक समूह हथियारों के साथ उनकी दिशा में उनका पीछा कर रहा था। मोजीवे ने अपने हल्केपन के कौशल का प्रदर्शन किया और अपनी गति को चरम तक बढ़ा दिया, जल्दी से खुद को उन लोगों से दूर कर लिया। उन्होंने झिरन ने सोचा कि इस समय उनके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है, इसलिए इस तरह इधर उधर भागने के बजाय अस्थायी रूप से अंतरिक्ष में छिपना और ठीक होना बेहतर होगा। इसलिए जब मोजीवे एक छिपे हुए कोने में बदल गया तो उसे एक विचार आया और उन दोनों ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। जब से मोजीवे को पता चला कि उसके पिता और भाइयों के शव नकली थे, लोगों को बचाने की उसकी इच्छा बेहद जरूरी हो गई। उन्होंने मूल रूप से रात भर यात्रा करने और दक्षिणी शिनजियांग के अगले शहर में जाने की योजना बनाई थी। किसने सोचा होगा कि उसे उसकी पत्नी अंतरिक्ष में ले आएगी। हे झिरन, जब वे गार्ड मुझे पकड़ नहीं सके तो तुम उस जगह पर क्यों छिप गए? उसने सोचा कि हे झिरन उन गार्डों द्वारा पकड़े जाने को लेकर चिंतित था और खतरे से बचने के लिए उसने ऐसा किया। हे झिरन ने समझाया, बाहर पीछा करने वालों की संख्या में वृद्धि ही होगी। मुझे आपकी गति के बारे में चिंता नहीं है, बल्कि यह है कि हम छिपते हुए और इस तरह आगे बढ़ते हुए सुराग कैसे खोज सकते हैं। हे झिरन को अच्छी तरह से जानने के बाद मोजीवे को यकीन था कि उसकी पत्नी ने एक बेहतर समाधान के बारे में सोचा होगा। अरे झिरन, हमें क्या करना चाहिए? अभी जब वे भाग रहे थे तो उन्हें कभी कभी दक्षिणी क्षेत्र के कुछ लोग दिखाई देते थे। उन्होंने झिरन ने जानबूझकर उनकी पोशाक पर गौर किया। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों का पहनावा कुछ हद तक पिछले जीवन में जिनजियांग की पारंपरिक पोशाक के समान था, विशेष रूप से पुरुषों की दाढ़ी की विशिष्ट विशेषता। नवयुवकों की दाढ़ियां बहुत लंबी नहीं होंगी, ऊपरी होंठ पर स्थित, काली, घनी और सिरे ऊपर की ओर मुड़े हुए होंगे। टी झिरन ने अधिक सादे कपड़े पहने थे, उसके लंबे बाल अनगिनत छोटी चोटियों में बंधे थे और एक विशेष पुष्प टोपी पहने हुए थे। एक पल सोचने के बाद हे झिरन ने ताओबाओ मॉल से दक्षिण जिनजियांग पोशाक की विशेषताओं के आधार पर कपड़ों के 2 सेट खरीदे। उसने और मोजीवे ने नए खरीदे हुए परिधान पहने। इस बार हे झिरन ने एक पुरुष के रूप में कपड़े पहनना जारी नहीं रखा, बल्कि खुद को एक दक्षिण जिनजियांग महिला के रूप में तैयार किया।
मो जियुए के तैयार होने के बाद वह भी अपने मूल स्वरूप की तरह नहीं दिख रहा था और सिर से पैर तक एक विशिष्ट दक्षिण झिंजियांग व्यक्ति था। स्थान छोड़ने से पहले दोनों ने एक दूसरे की जांच की और सुनिश्चित किया कि कोई खामियां न हो। अब उन्हें किसी से बचकर निकलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वे सड़क पर घूम सकते थे। दरअसल जैसा कि हे झिरन ने उम्मीद की थी, सड़क पर हर जगह दक्षिण झिंजियांग के सैनिक थे। जिन सैन्य कुत्तों को उबले हुए बन द्वारा आदेश दिया गया था, उन्हें भी धीरे धीरे वापस बुलाया जा रहा था। सैनिक लगभग 10 की टुकड़ियों में थे, प्रत्येक एक सैन्य कुत्ते के साथ घूम रहा था और बड़ी सड़कों पर हर जगह खोज रहा था। सैनिकों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए मो जियुए और हे झिरन ने जानबूझकर अपने सिर नीचे रखे और ऐसे चले जैसे बहुत डरे हुए हों। फिर भी सिपाहियों ने उन्हें नहीं छोड़ा। एक सैनिक ने सैन्य कुत्ते का नेतृत्व करते हुए उनका रास्ता रोका। क्या आपने 2 दाशुन लोगों को देखा है? मो जियुए ने हे झिरान का हाथ कसकर पकड़ लिया और घबराते हुए जवाब दिया, नहीं, उन्हें नहीं देखा। वो अक्सर दक्षिण झिंजियांग के लोगों से निपटते थे और पूरी तरह से उनकी बोली में जवाब दे सकते थे। असंतुष्ट सैनिक ने उन्हें जाने देने से पहले उन्हें गुस्से से देखा। मो जियुए ने हे झिरान को सीधे दक्षिण शिनजियांग के अगले शहर की ओर खींच लिया। रास्ते में वे उस स्थान से गुजरे जहां उनकी बैरक स्थित थी, जो पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। अब चूंकि वे दक्षिण शिनजियांग के लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थे, तो उनसे पहले की तरह ही अधिक से अधिक पूछताछ की जाएगी। जैसा कि अपेक्षित था, जब वे चौकी पर पहुंचे तो किसी ने उन्हें रोक लिया। आप क्या करते हैं? मो जियुए तेजी से आगे बढ़े और समझाया, हम सीमा पर एक पुराने दोस्त से मिलने आए थे और अब हम लियान शहर लौटने की योजना बना रहे हैं। लियान शहर दक्षिण शिनजियांग सीमा के सबसे नजदीक का शहर था। जब तक वे यहां से गुजरे 2 घंटे का रास्ता था। इसके अलावा मो जियुए को पता था कि दक्षिण शिनजियांग का प्रबंधन दाशुन की तरह सावधानीपूर्वक नहीं था और युद्ध के समय को छोड़कर रात में शहर के द्वार बंद नहीं किए जाएंगे। इसलिए यह कहना कि वे अब लियान शहर जा रहे हैं, बहुत अचानक नहीं लगेगा। जवानों ने उनकी जांच की और उन्हें जाने दिया। समय समय पर मो जियुए ने अपने रास्ते पर जल्दी जाने के लिए हे झिरन के साथ कुछ विंगो का इस्तेमाल किया। 1 घंटे से भी कम समय में वे लियान शहर में प्रवेश कर गए। लियान सिटी उनका अंतिम गंतव्य नहीं था। भाई सेन ने सुना था कि सीमेंग माउंटेन विला दक्षिण शिनजियांग राजधानी के उपनगरीय इलाके में था, जो अभी भी लियान शहर से 200 ली से अधिक दूर था। अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचने के लिए जोड़े ने लियान सिटी की आधिकारिक सड़क के बाहर जी वेगन निकाली। यहां ज्यादा लोग नहीं थे और यहां अंधेरा था और तेज हवा थी, जो सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। मो जियुए पूरे रास्ते बहुत चुप रहे क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनके बुजुर्ग अभी भी जीवित थे। उसने झिरन को भी परेशान नहीं किया, यात्री सीट पर बैठा और योजना के अगले चरण के बारे में सोच रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद वह बोली, आप सबसे पहले कहां जाने की योजना बना रहे हैं? हालांकि मो जियुए ने बात नहीं की थी, लेकिन वह इस समस्या को अपने दिल में हमेशा से तौलता रहा था। अपनी पत्नी को पूछता देख उसने उसे अपने मन की बात बताए। मैं पहले सीमेंग माउंटेन विला जाने की योजना बना रहा हूं। यह प्रस्ताव हे झिरन के विचारों के अनुरूप था। शुरुआत में, हालांकि उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि किस क्रम में जाना है, वे दोनों पहले महल में जाने के लिए मौन रूप से सहमत थे। वहां न केवल डेंड्रोबियम था जो भाभियों को विषण में मदद कर सकता था, बल्कि काला साउथ पल भी था जिसे उसने छोटी जियाक्सियाओं से इकट्ठा करने का वादा किया था। हालांकि उन कब्रों को खोदने के बाद उनके विचार बदल गए थे। इस समय मो जियुए और हे झिरन के लिए बड़ों की खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। इसके अलावा, यदि वे वास्तव में अभी भी जीवित होते तो उन्हें नहीं पता होता कि वे अब किस प्रकार की पीड़ा झेल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, जितनी जल्दी उन्हें बचाया जाएगा, उतना बेहतर होगा। इसलिए सीमेंग माउंटेन विला वह जगह थी जहां इस समय सबसे महत्वपूर्ण सुराग था। उन्होंने झिरन ने गंभीरता से कहा, ठीक है, हमें पहले वहां जाना चाहिए। यदि हम पहले महल में बहुत अधिक शोर मचाते हैं और गलत उद्देश्यों वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो यह अच्छा नहीं होगा। श्री सीमेन का ठिकाना इतना विचित्र था कि वह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही सावधानीपूर्वक व्यक्ति थे। एक बार जब कोई हवा या घास आई जिससे उसकी चिंता बढ़ गई, तो यह बहुत संभव था कि सीमेंग माउंटेन विला का एकमात्र सुराग कट जाएगा। दंपति सहमत हो गए और मो जियुए सुबह होने से पहले जी वेगन चलाकर राजधानी के उपनगरीय इलाके में पहुंचे। दोनों ने पास के इलाके के ग्रामीणों की तरह कपड़े पहने हुए थे, प्रत्येक की पीठ पर एक टोकरी थी। भाई सैन द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए वे पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। भाई सैन ने कहा कि घाटी में एक अगोचर गुफा थी,
जब तक वे उस गुफा के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते और अंत तक चलते, वे एक घाटी देख सकते थे जहां सी मेन माउंटेन विला स्थित था। अंततः तथाकथित अगोचर गुफा को खोजने से पहले जोड़े को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे अगोचर कहना सचमुच उचित था। शुरुआत में गुफा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था, जिससे केवल एक व्यक्ति को झुककर अंदर जाने की इजाजत थी। इतना ही नहीं, गुफा के सामने घास फूस बहुत ऊंचे हो गए थे। यदि भाई सैन ने यहाँ की सामान्य उपस्थिति का वर्णन नहीं किया होता, तो उनके लिए इसे ढूंढना आसान नहीं होता। दोनों ने एक के बाद एक गुफा में प्रवेश किया। सामने मो जियुए थे, एक हाथ से रास्ते को रोशन करने के लिए टॉर्च पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से हे झिरन को खींच रहे थे। लगभग कुछ 100 मीटर चलने के बाद अंततः प्रकाश सामने आया और उसी समय मो जियुए ने अपनी टॉर्च बंद कर दी और अपनी गति धीमी कर दी। उसने झिरन को अचानक अपने चारों ओर ठंड महसूस हुई। उसने मो जियुए से फुसफुसाकर कहा, यहाँ थोड़ा अजीब है। क्या तुम्हें थोड़ी ठंड लग रही है? मो जियुए की भी यही भावना थी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दोनों लगभग 10 कदम और बाहर चले गए। ठंड का यह एहसास और भी तीव्र होता गया। उसने झिरन ने मो जियुए का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर आगे कोई खतरा होता तो वह जल्द से जल्द मो जियुए को अंतरिक्ष में ले जाती। जब मो जियुए ने अचानक चलना बंद कर दिया तो दोनों सावधानी से हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े। उसने आगे की आवाजों को ध्यान से सुनने के लिए अपने कान ऊपर उठाए। उन्होंने झिरन ने ध्वनि के स्रोत को पकड़ने की भी पूरी कोशिश की। उसे आगे केवल सरसराहट की आवाज महसूस हुई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और भी सावधानी से आगे बढ़ गए। लगभग 10 मीटर और चलने के बाद मो जियुए फिर रुक गया। ध्वनि और अधिक स्पष्ट हो गई और हे झिरन को एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज महसूस हुई, जैसे सांपों के समूह आपस में उलझ गए हों। मो जियुए ने फुसफुसाते हुए कहा, आगे शायद सांप हैं और उनमें से बहुत सारे हैं। यह निर्विवाद था कि दक्षिण शिनजियांग में बहुत सारे सांप, कीड़े, चूहे और चींटियां थी। हालांकि उन्होंने जो आवाज सुनी वह इतनी सरल नहीं थी। सिवाय इसके कि कोई जानबूझकर उन्हें प्रजनन कर रहा हो, सांपों के इतने बड़े समूह का एक साथ प्रकट होना असंभव था। आइए अंतरिक्ष में जाकर कोई रास्ता सोचें और साथ ही कुछ देर आराम करें। रात भर यात्रा करने और सुबह होने के बाद इतनी देर तक पहाड़ पर चढ़ने के बाद हे झिरन के शरीर पर कुछ हद तक कर लग गया था। ऐसा कहने के साथ ही दोनों तुरंत अंतरिक्ष के अंदर प्रकट हो गए। हे झिरन ने अंतरिक्ष में प्रवेश करने के तरीके के बारे में सोचने के बारे में जो कहा वह निस्संदेह रियलगा का उपयोग करने के बारे में था। उसकी समझ के अनुसार जब तक शरीर पर रियलगार छिड़का जाता था, सांप उसकी गंध पाते ही उससे दूर हो जाते थे। इसके अलावा उसकी प्यारी राइस बॉल भी थी। छोटा लड़का अपने क्षेत्र में खरगोशों और भेड़ों को नियंत्रित कर सकता था और यहाँ तक उन सैन्य कुत्तों को भी आदेश दे सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह इन विषैले सांपों को भी समर्पण में अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर सकता है। इसी समय राइस बॉल ने अपने मालिक की भी खोज की। वह अपने छोटे छोटे पैरों पर इधर उधर डोलते हुए दौड़ता हुआ आया। बिना किसी संदेह के जब राइस बॉल ने अपने मालिक को देखा तो सबसे पहली चीज जो उसने चाही वह थी उसे गले लगाना। वह झिरन में भी ऐसे प्यारे छोटे लड़के को चूमने, गले लगाने और हवा में उछालने की सहज इच्छा थी। उसने ठीक यही किया। उसके लिए दूध का कटोरा तैयार करने से पहले प्यारे छोटे साथी के साथ मधुर स्नेह किया। एक बार जब चावल का गोला भर गया तो हे झिरन ने उससे कहा, चावल का गोला भरपेट खा गया। क्या अब यह मुझ पर एक उपकार कर सकता है? माम, बाहर बहुत सारे सांप हैं। क्या आप उन्हें अपनी बात सुना सकते हैं? माम, तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले जाने से पहले थोड़ी देर आराम करूंगा। माम। राइस बॉल छोटी छोटी मिमी ध्वनियां निकालती रही। हे झिरन को धीरे धीरे हंसते हुए, गले लगाते हुए और उसे फिर से अपनी बाहों में रगड़ते हुए खुश किया। थोड़ी देर के बाद उसने राइस बॉल को बांस के बगीचे में खेलने के लिए अपने आप जाने दिया और फिर से बाहर जाने से पहले एक झपकी लेने का इरादा रखते हुए मो जियुए के साथ एक साधारण भोजन किया। हालांकि उसने कहा कि यह सिर्फ एक झपकी थी। जब तक वह उठी तब तक दोपहर हो चुकी थी। जोड़े ने खुद को साफ किया, फिर राइस बॉल को पकड़ा और पहाड़ी गुफा के भीतर एक साथ निकले। सांपों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उसने झिरन ने धीरे से राइस बॉल से कहा, प्यारी, क्या तुम सांपों की आवाज सुनती हो? माम। जाहिर तौर पर राइस बॉल की आवाज ने सांपों को परेशान कर दिया। दोनों मनुष्य स्थिर खड़े रहे क्योंकि उन्हें लगा कि आवाजें धीरे धीरे उनकी ओर आ रही हैं। हे झिरन का इरादा इन सांपों को नियंत्रित करने के लिए राइस बॉल का था, इसलिए अपना स्थान छोड़ने से पहले उसने खुद को और मो जियुए को रियलगा पाउडर से नहीं धोया था। वह हर समय सतर्क रहती थी।
यदि राइस बॉल सांपों को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में असमर्थ होती तो वह केवल फिर से अपने स्थान पर लौट सकती थी। जैसे जैसे सांपों का समूह करीब और करीब आ रहा था, राइस बॉल ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सांपों ने तुरंत अपनी प्रगति रोक दी। इसी दौरान दोनों ने सांपों की संख्या भी देखी। वहां प्रत्यक्षतः 1000 से अधिक लोग एक साथ ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। सौभाग्य से ही झिरन का मनोवैज्ञानिक लचीलापन मजबूत था, अन्यथा वह निश्चित रूप से अपने सामने सांपों के अंतहीन समुद्र को देखकर निराश हो जाती। यह दृश्य शब्दों में अवर्णनीय था, लेकिन इसे 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, घृणित। इतने सारे सांप एक साथ इकट्ठे होने पर इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। थर्ड मास्टर की पिछली घुसपैठ के कारण उन्होंने सिमिंग माउंटेन विला में लोगों की सतर्कता बढ़ा दी होगी। किसी और को घुसने से रोकने के लिए उन्होंने जानबूझकर इतने सारे सांप यहां छोड़ दिए थे। जब वह झिरन विचार में खोया हुआ था, राइस बॉल ने सांप समूह की ओर एक और दहाड़ निकाली। फिर सांप व्यवस्थित ढंग से चलने लगे, अपना सिर ऊपर उठाने लगे और लगातार अपनी जीभ बाहर निकालने लगे। उन्होंने झिरन और मो जियुए ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों जानते थे कि राइस बॉल सांपों को नियंत्रित करने में सफल हो गया है। अच्छा लड़का, राइस बॉल, उसने झिरन की प्रशंसा की। वह उसके माथे पर एक जोरदार चुंबन देने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रसन्न होकर राइस बॉल ने खिलखिलाकर अपने मालिक की गर्दन को प्यार से गले लगा लिया। उसने झिरन ने अचानक आवेश में आकर राइस बॉल को चूम लिया था। अभी उसके पास उस छोटे लड़के के लिए करने के लिए कुछ था, और वह उस पर स्नेह बरसाए बिना नहीं रह सकती थी। अच्छे रहो प्रिय, उन्हें हमारे पीछे आने के लिए बुलाओ, और जब हम सुरक्षित रूप से गुफा से बाहर निकल जाएं तो तितर बितर हो जाएं। माम। राइस बॉल ने अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए और सांपों के समूह पर अजीब चेहरे बनाए, कुछ अलग अलग आवाजें निकाली। फिर सांप रास्ता साफ करते हुए दोनों तरफ व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े हो गए। जब वे सांपों द्वारा बनाए गए चैनल के साथ बाहर निकले तो मो जियुए ने गर्वित राइस बॉल को एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से हे झिरन का हाथ पकड़ लिया। गुफा के बाहर एक प्राचीन जंगल, ऊंचे पेड़ और नम हवा थी। सतह पर यह एक निर्जन क्षेत्र जैसा लग रहा था, फिर भी उनमें से किसी ने भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। सांप समूह का सामना करना एक खतरे की घंटी माना जा सकता है। चूंकि किसी ने पहले ही हस्तक्षेप कर सिमिंग माउंटेन विला में प्रवेश कर लिया था, इसलिए आगे का रास्ता निश्चित रूप से खतरे से भरा होगा। जैसे ही हे झिरन ने इस पर विचार किया, उसने पहले ही राइस बॉल को वापस अपने स्थान पर रख दिया था और तैयार रियलगर पाउडर को अपने और मो जियुए पर छिड़कने के लिए निकाल लिया था। थर्ड मास्टर के अनुसार गुफा से बाहर निकलने के बाद उन्हें सिमिंग माउंटेन विला तक पहुंचने के लिए आगे हरे भरे जंगल से गुजरना होगा। अब जब सांप भी निकल आए थे तो कोई नहीं बता सकता था कि जंगल में और क्या छिपा हो सकता है। जिसके बारे में कहा जाए तो ऐसी जगह पर अन्य जहरीले कीड़े मकोड़ों और जीव जंतुओं के अलावा कुछ भी नहीं होगा। रियलगर पाउडर उनके जहर को पूरी तरह से बेअसर नहीं करेगा, लेकिन कम से कम उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए थोड़ा समय दे सकता है। एक बार तैयारी पूरी हो जाने पर पति पत्नी एक साथ जंगल की गहराई में चले गए। शुरुआत में यह ठीक था। रास्ता फिसलन भरी हरी काई से ढका हुआ था, लेकिन खतरनाक नहीं लग रहा था। जब वे जंगल में गहराई तक गए तो वे फूलों के समुद्र के पास पहुंचे, जो आंखों के लिए एक आनंददायक था। लड़कियां हर खूबसूरत चीज से प्यार करने के लिए पैदा होती हैं, और हे झिरन कोई अपवाद नहीं थी। फिर भी अभी उसका इस सुंदर दृश्य की सराहना करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि फूलों के ऊपर ततैयों का घना झुंड मंडरा रहा था। जंगल में पक्षियों ने ततैया को देखा होगा और धीरे धीरे उनका शिकार करने के लिए उनकी दिशा में उड़ गए होंगे। हे झिरन ने मूल रूप से ततैया से निपटने के लिए ताओबाओ ट्रेजर से कुछ कीटनाशक खरीदने पर विचार किया था, लेकिन पक्षियों को उनका शिकार करते देख उसने अपना मन बदल लिया। गहरी नींद में सो रही राइस बॉल को उसके मालिक ने एक बार फिर अंतरिक्ष से बाहर निकाल लिया। अचानक जाग गया और खुद को एक अलग माहौल में पाकर छोटा साथी तुरंत उपद्रव करने लगा। उसने झिरन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, धीरे से सहलाते हुए कहा, अच्छे बनो राइस बॉल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह सुनकर कि इसकी आवश्यकता है, छोटा लड़का तुरंत गंभीर हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अपने मालिक की मदद करने से उसे दूध के और कटोरे मिलेंगे। मम मम मम, राइस बॉल मानो कह रही हो, मास्टर जल्दी करो और मुझे एक काम दो। उसने झिरन ने फूलों के समुद्र की ओर इशारा किया और कहा, वहां ततैया का झुंड है। क्या आप उनका शिकार करने के लिए सभी पक्षियों को यहां बुला सकते हैं? उसने ऐसा सिर्फ इसे आजमाने के लिए कहा था। आखिरकार पूरे जंगल में पक्षियों की आबादी को नियंत्रित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या छोटा लड़का इसे पूरा कर सकता है।
लेकिन यह सबसे सुविधाजनक तरीका था, इसलिए उसे इसे आजमाना पड़ा। राइस बॉल ने अपनी काली काली आंखें कुछ बार झपकाईं, फिर अपनी लगभग अदृश्य छोटी गर्दन उठाई और आकाश की ओर चिल्लाया। पलक झपकते ही सभी दिशाओं से पक्षियों के झुंड उड़ते हुए आ गए। राइस बॉल ने एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और कई बार पक्षियों को बुलाया। उड़े हुए सभी पक्षी सीधे फूलों के समुद्र की ओर चले गए और तुरंत ततैया को ढक लिया। लगभग 5 मिनट बाद फूलों के ऊपर की हवा अंततः शांत हो गई। न केवल ततैया का घना झुंड बिना किसी निशान के गायब हो गया था, बल्कि पक्षी भी अपने आप उड़ गए थे। राइस बॉल इनाम की उम्मीद में अपने मालिक के गले से लिपट गई। जैसा कि अपेक्षित था, हे झिरन ने छोटे लड़के को निराश नहीं किया। उसके छोटे से सिर पर चुंबन देने के बाद उसने उसे वापस अंतरिक्ष में भेज दिया। साथ ही दूध, कोमल बांस के अंकुर, छोटे सेब और गाजर जैसे सभी आवश्यक भोजन गायब नहीं थे। राइस बॉल को उत्साह से भोजन की ओर दौड़ते देख झिरन को होश आ गया। इसके बाद मो जियुए की आह निकली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राइस बॉल में इतनी महान क्षमताएं होंगी। हाँ, यह छोटा लड़का चतुर है। उन्होंने झिरन को महसूस किया कि राइस बॉल की क्षमताएं एक दिव्य प्राणी के उपहार की तरह थी, जिन्होंने उसे समय और स्थान के पार भेजा था। अन्यथा कोई राइस बॉल की असाधारण प्रतिभा की व्याख्या कैसे कर सकता है। वे दोनों आसानी से फूलों के समुद्र से गुजर गए, यह सोचकर कि आगे कुछ कठिन बाधाएं हो सकती हैं। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब तक उन्होंने एक घर की छाया नहीं देखी तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। सी मेन माउंटेन विला उनके ठीक सामने था और मो जियुए का दिल भारी हो गया। यदि श्री सी मेंग वास्तव में अपने मो परिवार के निधन के लिए जिम्मेदार थे, तो उनके लापता माता पिता और भाई बहन किसी समय यहां रहे होंगे। अभी भी दिन का शुरुआती समय था और वे विला के अंदर की विशिष्ट स्थिति का पता नहीं लगा सके। किसी को सतर्क करने से बचने के लिए उन्होंने रात होने के बाद चुपचाप घुसने का फैसला किया। रात होने के बाद भी वे सतर्क रहे। उन्होंने झिरन ने एक ड्रोन निकाला और इलाके का अंदाजा लगाने के लिए विला के चारों ओर मंडराने के लिए इसे नियंत्रित किया। जैसा कि ड्रोन ने देखा, यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा थर्ड ब्रदर ने वर्णित किया था। सतह पर यह स्थान एक परित्यक्त जागीर की तरह लग रहा था, जिसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय कुछ भी नहीं था और मानव उपस्थिति का कोई संकेत नहीं था। दूसरे शब्दों में, उनका पहला कार्य तीसरे भाई से पूछताछ से प्राप्त जानकारी के आधार पर सूखे कुएं के अंदर की विशिष्ट स्थिति की जांच करना था। उन्होंने झिरन ने ड्रोन को अंतरिक्ष में संग्रहित किया। हालांकि ड्रोन उन्नत था, लेकिन यह जानबूझकर छुपे किसी व्यक्ति का पता नहीं लगा सका। इसलिए उन्होंने विला में प्रवेश को हल्के में नहीं लिया। मो जियुए के पास जबरदस्त मार्शल आर्ट कौशल था और उसकी देखने और सुनने की इंद्रियां सामान्य से परे थी। वो सतर्क रहा और उनके आसपास होने वाली किसी भी हलचल को ध्यान से देखता रहा। और इसलिए वे दोनों सूखे कुएं के किनारे पहुंचे। झिरन ने कुएं की तली का निरीक्षण करने के इरादे से अंतरिक्ष से एक टॉर्च निकाली, लेकिन मो जियुए ने तुरंत उसे गले लगा लिया और तेजी से घूमने लगा। ध्यान से। जैसे ही वह बोल रहा था, कुएं से कई तीर निकले, लेकिन उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण तीर चूक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सूखे कुएं में जाल होंगे। वह झिरन की आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। शुक्र है, मो जियुए तेज तर्रार थे, अन्यथा उनके लिए उन तीरों से उनकी गति से बचना आसान नहीं होता। मो जियुए की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अभी तुमने कहाँ छुआ? थर्ड ब्रदर से पूछताछ से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार था। इन जालों से बचने का तरीका जाने बिना कक्ष में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। उसने झिरन को यह याद करने की बहुत कोशिश की कि उसने अभी अभी कहाँ छुआ होगा। मैंने कुएं के मुंह को नहीं छुआ। अगर वहां कोई जाल है, तो वह हमारे पैरों के नीचे होगा। जब उसने बताया कि जाल उनके पैरों के नीचे हो सकता है, तो मो जियुए ने तुरंत उसे अपने पीछे खींच लिया और सावधानी से जांच करने के लिए उसके पास आया। मो जियुए उस जगह से ज्यादा दूर नहीं झुके जहां वह झिरन खड़ा था। सावधानी से अपनी उंगलियों से जमीन की जांच कर रहा था, धीरे धीरे दबाव बढ़ा रहा था। कुछ देर बाद उसकी हरकतें अचानक बंद हो गईं। उसने झिरन से पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? मो जियुए ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वह झिरन सावधानी से मो जियुए के पास बैठ गया और उसके द्वारा बताए गए स्थान को धीरे से छूने के लिए पहुंच गया। निश्चित रूप से, वहां की मिट्टी अन्य जगहों की तुलना में थोड़ी नरम थी। मो जियुए ने धीरे से गंदगी को हटाया और नीचे एक लोहे का तंत्र दिखाया। वह झिरन प्राचीन तंत्रों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता था। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे अक्षम कर सकते हैं? यदि यह तंत्र केवल तीरों को नियंत्रित करता, तो वे तब तक ठीक रहते जब तक कि वे उस पर कदम नहीं रखते।
झिरन को चिंता थी कि तंत्र के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, इसलिए उसने सोचा कि कुएं के तल में प्रवेश करने का रास्ता खोजने से पहले इसे निष्क्रिय करना सबसे अच्छा होगा। पूरे नियंत्रण तंत्र को उजागर करने की कोशिश करते हुए खुदाई जारी रखने से पहले मोजियुए ने भौहें चढ़ा ली और एक पल के लिए सोचा। वह बेहद सतर्क था, हर कदम बहुत सावधानी से उठाता था। लगभग 10 मिनट के बाद मोजियुए अंततः तंत्र को पूरी तरह से उजागर करने में कामयाब रहे। यह वास्तव में एक नियंत्रण उपकरण है। जब मैं अपने सैनिकों को दक्षिणी फ्रंटियर पैलेस में ले गया तो उनका खजाना एक समान तंत्र से सुसज्जित था। क्या इसे खत्म करने का कोई तरीका है? वह झिरन स्पष्ट रूप से चिंतित थी, उसे नहीं पता था कि उसके पहले तंत्र को छूने से कुएं के नीचे के लोग सचेत हो जाएंगे या नहीं। मोजियुए ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उससे क्षेत्र को रोशन करने के लिए टॉर्च का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कंट्रोलर का कवर खोला और काफी देर तक उसकी जांच की। ट्रेनरान, मुझे तेज कैंची की एक जोड़ी चाहिए। उसने झिरन ने भी इसे देखा। नियंत्रक के अंदर विभिन्न दिशाओं में फैले हुए कई तांबे के तार थे, और इसके अलावा कई स्प्रिंग जैसी वस्तुएं भी थीं। यह अनुमान लगाया गया था कि इस तंत्र का सिद्धांत यह था कि तांबे के तार एक निश्चित स्विच को खींचते थे, जबकि स्प्रिंग्स का उपयोग संपर्क प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए किया जाता था। हालांकि यह तंत्र डिजाइन में कुछ हद तक अल्पविकसित था, लेकिन पूर्वजों का ज्ञान वास्तव में सराहनीय था। बिना ज्यादा सोचे समझे, हे झिरन की चेतना अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई और उसने तुरंत ताओबाओ से लोहे को काटने वाली विशेष कैंची की एक जोड़ी खरीदी और उन्हें मोजियुए को सौंप दिया। मोजियुए ने कैंची ली और अंदर के सभी तांबे के तारों को काट दिया। परिणामस्वरूप कुएं के नीचे से धातु के टकराने की आवाज आई और टॉर्च की रोशनी में कई अज्ञात कीड़े कुएं से बाहर उड़ते हुए दिखाई दिए। मोजियुए ने तेजी से हे झिरन को पकड़ लिया और जल्दी से पीछे हट गया और उसे याद दिलाया, सावधान रहो। झिरन ने भी तुरंत प्रतिक्रिया की, उसे संदेह हुआ कि ये उड़ने वाले कीड़े जहरीले हो सकते हैं, इसलिए उसने तुरंत अंतरिक्ष से कीटनाशक की एक बोतल निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। एक बार जब मोजियुए का शरीर स्थिर हो गया तो उसने भी कीटनाशक उठाया और कीड़ों पर इसका छिड़काव किया। जमीन पर गिरने से पहले कीड़े एक पल के लिए दोनों के सामने संघर्ष करते रहे। कुछ देर तक निरीक्षण करने और कुएं से कोई और कीट बाहर नहीं उड़ने के बाद मोजियुए और हे झिरन अपनी मूल स्थिति में लौट आए। अब जब तंत्र अक्षम हो गया था तो दोनों अंततः खुले तौर पर और साहसपूर्वक कुएं के तल की जांच कर सकते थे। उसने झिरन ने एक टॉर्च पकड़ी और उसे कुएं की तली में चमकाया। देखने से पता चलता है कि कुआं कम से कम 5 मीटर गहरा था, जिसके दोनों ओर की दीवारों पर कई उभरे हुए पत्थर जड़े हुए थे। कुएं के तल पर दर्जनों तीर और कई तेज खंजर थे। ये सभी तंत्र द्वारा नियंत्रित छिपे हुए हथियार होने चाहिए। इसके अलावा वहां कुछ घृणित दिखने वाले टोड भी थे। वह झिरन केवल उनकी उपस्थिति के आधार पर उन्हें टोड के रूप में आंक सकती थी, क्योंकि ये जीव उन बुलफ्रॉगों से बड़े थे जिन्हें उसने अपने पिछले जीवन में देखा था, और उनके शरीर विभिन्न रंगों के पैटर्न से सुशोभित थे। क्या आप इस चीज को पहचानते हैं? मोजियुए ने अपनी भौहें कस ली और गहरी आवाज में कहा, यह 7 रंग का टॉड होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह अत्यधिक जहरीला होता है और दक्षिणी क्षेत्र में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई जहर 7 रंग के टॉड के खून से आते हैं। इंद्रधनुष मेढक का नाम सुनकर हे झिरन को अचानक लगा कि यह इतना अपरिचित नहीं है। उसे पता चला कि उसकी भाभीियों को जहर दिए जाने के बाद प्राचीन और आधुनिक जहर पर किताब में, जिसे उसने खरीदते समय लापरवाही से पढ़ा था, यह दर्ज किया गया था कि इंद्रधनुष मेढक के खून को अन्य औषधीय अवयवों के साथ मिलाकर नींद की औषधि बनाई जा सकती है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली प्रेम औषधि भी बनाई जा सकती है। इंद्रधनुषी मेढक को नम, उदास वातावरण पसंद था और उसका भोजन जहरीले सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवर थे। कोई कल्पना कर सकता है कि इंद्रधनुषी मेढक की आक्रामकता भी बहुत तीव्र थी, क्योंकि वह जहरीले सांप और बिच्छू खा सकता था। ऐसा लग रहा था कि ये इंद्रधनुषी मेढक सचमुच खजाना थे। झिरन को अचानक इन इंद्रधनुषी मेंढकों को अपने कब्जे में लेने की इच्छा हुई। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि क्या वह उन्हें पाल सकती है। जब तक वे उसके हाथ में थे, वह उनका खून निकालने के लिए समय ले सकती थी, यह एक दिन काम आ सकता है। इस विचार को मन में रखते हुए उसकी चेतना उसके भंडारण स्थान में प्रवेश कर गई, जहां उसने सभी इंद्रधनुषी मेंढकों को ले जाने के इरादे से एक लोहे का पिंजरा खरीदा। उसकी वर्तमान स्थिति कुएं के मुहाने पर थी, जो अभी भी इंद्रधनुषी मेंढकों से काफी दूरी पर थी, इसलिए अपने विचारों का उपयोग करके उन्हें पिंजरे में लाना असंभव था। यह देखते हुए कि ये जीव हर जगह जहर से भरे हुए थे, उसने भी कुएं में उतरने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था कि सभी इंद्रधनुषी मेंढकों को पिंजरे में लाने के लिए उसे अपने कीमती छोटे उबले हुए जूड़े की मदद की आवश्यकता होगी।
निश्चित रूप से जैसे ही उसका छोटा सा प्रिय बाहर आया, उसने तुरंत इंद्रधनुषी मेंढकों की देखभाल की। उसने कई बार उसे इंद्रधनुषी मेंढकों पर दहाड़ते देखा और इंद्रधनुषी मेंढक तेजी से कुएं की दीवारों पर चढ़ गए, इससे पहले कि वह आज्ञाकारी रूप से कुएं के मुंह से बाहर निकलकर पिंजरे में कूद जाए। छोटा पका हुआ रोटी अपनी मालकिन के आलिंगन से मुक्त होकर युद्ध की लूट को देखने के लिए संघर्ष करने वाला था, लेकिन हे झिरन ने बेरहमी से उसे अपने भंडारण स्थान में भेज दिया। ये इंद्रधनुषी मेंढक घातक जहर से भरे होने के कारण दूसरों से अलग थे। अगर उसका छोटा सा पका हुआ जूड़ा गलती से किसी को छू गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सुरक्षित रहने के लिए हे झिरन ने अपने भंडारण स्थान में एक बक्सा भी खरीदा, जिसमें लोहे का पिंजरा हो सकता था, और पिंजरे को अंदर रखने के बाद उसे बंद कर दिया और अंत में आश्वस्त महसूस करते हुए अपने छोटे उबले हुए बन को भंडारण स्थान में भेज दिया। वह झिरन को पता था कि छोटी उबली हुई रोटी जबरन भंडारण स्थान में रखे जाने से नाखुश होगी, और उसे थोड़ा आराम देने के लिए वह अपनी अंतरिक्ष चेतना में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रही थी, जब इस समय नीचे कुएं से हलचल हो रही थी। बड़े भाई, हमारे सभी इंद्रधनुषी मेढक गायब हो गए हैं, और तंत्र भी किसी ने नष्ट कर दिया है। वह झिरन और मो जियुए केवल कुएं के नीचे से किसी को बोलते हुए सुन सकते थे, लेकिन दूसरे पक्ष के मार्शल आर्ट कौशल को नहीं जानते थे। सुरक्षित रहने के लिए वे दोनों जल्दी से पास के एक बड़े पेड़ के पास चले गए। शायद यह छोटे उबले हुए बन की चीख थी जिसने लोगों को बाहर निकाला। उसने झिरन ने अनुमान लगाया, माँ, यह भी बुरा नहीं है, कम से कम इससे हमें पता चल जाता है कि उस कुएं में नीचे जरूर लोग हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मो जियुए को पहले से ही आभास हो गया था कि कोई कुएं से बाहर आ रहा है। उसने चुपचाप उसे याद दिलाया, कोई आ रहा है। झिरन ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल अपनी आंखें कुएं के खुलने की दिशा पर कसकर टिका दी। इसके तुरंत बाद दो अधेड़ उम्र के आदमी, एक लंबा और एक छोटा, कुएं के द्वार से ऊपर चढ़े। दोनों ने सबसे पहले उस तंत्र नियंत्रण उपकरण की जांच की जिसे मो जियुए ने अभी अभी नष्ट किया था। लंबे व्यक्ति ने कहा, अच्छा नहीं, मेरे सभी इंद्रधनुषी मेढक गायब हो गए हैं। हालांकि छोटे ने कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें चारों ओर देखने लगी, जबकि एक हाथ उसके कपड़ों में पहुंच गया और कई छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें निकाल ली। उसने एक बोतल से स्टॉपा हटा दिया और अंदर से जहरीले गू कीट को बाहर निकाल दिया। प्रिय, जाओ और जीवन की सुगंध ढूंढो। उसके शब्दों के ठीक बाद मधुमक्खी के आकार का गू कीट मो जियुए और हे झिरन की दिशा में उड़ गया। ट्रियलगा गू कीड़ों पर लगाम लगा सकता था, जैसा कि हे झिरन ने किताबों में पढ़ा था। उसने कभी भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया था कि यह वास्तव में काम करता है या नहीं, इसलिए उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। सुरक्षित पक्ष पर गलती करने के लिए उसने अपने भंडारण स्थान से एक फ्लेमथ्रोवर निकाला और इसे मो जियुए के हाथों में रख दिया। यदि आवश्यक हो तो वे गू को जलाकर मारने के बजाय खुद को उजागर करना पसंद करेंगे। उन्होंने देखा कि गू सीधे उनकी ओर उड़ रहा है, बस उन्हें छुपाते हुए बड़े पेड़ के करीब पहुंचने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। फिर वह बिना सिर वाली मक्खी की तरह अस्त व्यस्त होकर इधर उधर उड़ने लगी। गू कीट की प्रतिक्रिया को देखकर हे झिरन ने पुष्टि की कि रियलगा प्रभावी था, और अंत में उसने एक सांस छोड़ी। हालांकि वह और मो जियुए उन दो लोगों से नहीं डरते थे, फिर भी कुछ भी पता चलने से पहले खुद को उजागर न करना सबसे अच्छा था। गू कीट को उड़ते देख छोटा आदमी अवाक रह गया। बड़े भाई, आज मेरी गू इतनी असामान्य क्यों है? लंबे वाले को भी कुछ नुकसान हुआ? अपने उत्साह बढ़ाने के इतने वर्षों में उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उस बड़े पेड़ के सामने तुम्हारे गुरु ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया, अवश्य ही वहां कुछ गड़बड़ है। बोलते बोलते उन दोनों की नजर बड़े पेड़ की दिशा पर पड़ी। बड़े भाई, चलो आगे चलकर देखते हैं। ठीक है। दोनों पूरे समय सावधानी से जांच करते हुए आगे बढ़े और बहुत सतर्क थे। मो जियुए भी कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। उसने झिरन ने अपने भंडारण स्थान से हरे बांस के सांपों से बनी नींद की औषधि निकाली। जैसे ही ये दो लोग पास आते, वह सबसे पहले उन्हें बेहोश कर देती। दोनों सावधान थे, एक हाथ से हथियार थामे हुए थे, दूसरे हाथ से गू प्रजनन चीनी मिट्टी की बोतल पकड़े हुए थे, और हर समय कार्रवाई करने के लिए अपनी तत्परता बनाए रख रहे थे। जैसे ही मो जियुए अपनी चाल चलने वाला था, हे झिरन ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। उसने मो जियुए पर अपना सिर हिलाया, फिर जल्दी से उसके चारों ओर चक्कर लगाया और दोनों व्यक्तियों पर मुट्ठी भर नींद का पाउडर बिखेर दिया। महज एक पल में दोनों के पास रहने से पहले प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था। झिरन ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और तुरंत दोनों लोगों को अपनी जगह पर रख लिया। अब जब उनके पास जानकारी के लिए पूछताछ करने के लिए लोग थे, तो उसे और मो जियुए को कुएं में उतरने और जांच करने की कोई जल्दी नहीं थी।
दोनों ने एक साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया। मो जियुए ने सबसे पहले दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली और आश्चर्यजनक रूप से उनके शरीर पर गस रखने के लिए 5 छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें मिली। ऐसा लगता था कि ये दोनों कोई सामान्य गाय पालने वाले नहीं थे। औसत गाय पालने वाले के लिए अगर वे जीवनकाल में 2 गाय पैदा कर सकें तो वे उत्कृष्ट थे। फिर भी इन दोनों के पास कुल 6 गस थे, जिसमें वह भी शामिल था जिसे उन्होंने अभी बाहर छोड़ा था। इसका मतलब था कि उनमें से प्रत्येक ने 3 गस उठाए थे। मो जियुए को इन गू कीड़ों से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसे घर पर जो 3 भाई मिले उनमें से 2 को गू ने जहर दिया था, इसलिए वह जानता था कि उनकी हानिकारकता सतही नहीं थी। हे झिरन को बोलने की आवश्यकता के बिना उसने सीधे फ्लेमैथ्रोवर को बाहर निकाला और 5 गू कीड़ों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन वह लापरवाह था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 5 गुस में से एक लंबे आदमी का प्रिय गू था। गू कीट की मृत्यु के साथ बेहोश लंबे आदमी ने खून की उल्टी की और नर्क के राजा से मिलने गया। मो जियुए, वह केवल इन गू कीड़ों से नफरत करता था और उसने यह नहीं सोचा था कि इस आदमी ने वास्तव में एक पोषित गू को पाला था। जिस व्यक्ति से पूछताछ की जानी चाहिए थी वह पूछने का मौका मिलने से पहले ही मर गया। वह झिरन भी एक समय के लिए कुछ अवाक रह गया। उसने लंबे समय तक मो जियुए की हरकतें देखी थी और उसे नहीं रोका था, क्योंकि उसने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि लंबा आदमी इतना प्रभावशाली होगा कि एक पोषित गू को जन्म देगा। अब केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा था उनके साथ और कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी। सुरक्षित रहने के लिए मो जियुए ने हे झिरन को जगाने देने से पहले छोटे कद के व्यक्ति को कसकर बांध दिया। छोटे कद के आदमी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने हरे भरे दृश्यों को देखकर अचंभित रह गया। उनकी पहली प्रवृत्ति खड़े होने की थी, इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि उनका शरीर चावल के पकौड़े की तरह बंधा हुआ था। अपना सिर घुमाकर उसने 2 लोगों के मुस्कुराते हुए लेकिन न मुस्कुराते हुए चेहरे देखे और फिर अपना सिर नीचे किया तो उसके बड़े भाई की लाश थी। वास्तव में आप कौन हैं? छोटे कद का आदमी काफी बोल्ड था। किसी और के हाथों में पड़कर वह पूरी तरह से निर्भय था। यदि कोई बेहतर नहीं जानता तो ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता है जो उसकी जान बचा सकता है। मो जियुए ने उस छोटे आदमी को उसकी वर्तमान दुर्दशा की याद दिलाने के इरादे से बुरी तरह लात मारने से पहले एक ठंडी खर्राटे भरी। लात अपनी ताकत में अनवरत थी। छोटे कद का आदमी दर्द से कराह रहा था और साथ ही उसके दिल में एक नामहीन डर भी उभर रहा था। वह अपने बंधकों से दोबारा पूछने ही वाला था कि वे उसे क्यों ले गए थे, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई भारी चीज उसके शरीर से तेजी से टकरा रही है। हे झिरन और मो जियुए दोनों स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यह चावल के गोले वाला प्राणी था। अपने मालिक को उस आदमी को लात मारने के लिए गुस्से में देखकर वह भी मदद करना चाहता था। जो मूल रूप से एक बहुत ही गंभीर दृश्य था, वह छोटे प्राणी के हस्तक्षेप से लगभग बर्बाद हो गया था, जिससे हे झिरन लगभग हंसने लगा था। अब चावल के गोले की शरारत करने का समय नहीं था। उसने झिरन ने अपनी हंसी रोक ली और उसे अकेले खेलने के लिए बांस के झुरमुट में भेज दिया। छोटे कद का आदमी भी होश में आ गया था, यह सोचने के लिए कि वह दक्षिणी बॉर्डरलैंड का एक प्रसिद्ध जादूगर, एक काले और सफेद गेंद द्वारा मजाक उड़ाया गया था। उसके अंदर शाप देने की इच्छा जाग उठी, लेकिन जब उसने मो जियुए की आंखों में बर्फीला, चुभने वाला रूप देखा तो वह तुरंत अपना आपा खो बैठा। बस तुम कौन हो? मुझे तुमसे न तो नफरत है और न ही शिकायत। तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहिए? मैं कौन हूं यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। मैं जो जानना चाहता हूं उसका उत्तर दीजिए और मैं आपको जल्दी ही मरने दूंगा। यह दिखाने के लिए कि वह मजाक नहीं कर रहा था, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया मो जियुए ने उस आदमी की दूसरी उंगली पर खंजर रख दिया। उस मुद्रा ने उस छोटे आदमी को स्पष्ट रूप से बताया कि यदि उसने इनकार करने की हिम्मत की तो यह उंगली भी जब्त कर ली जाएगी। अपनी ओर से हे झिरन ने एक सम्मोहक पॉकेट घड़ी भी तैयार की थी। यदि मो जियुए उस आदमी से कुछ भी उपयोगी पूछताछ नहीं कर पाती तो वह सम्मोहन का उपयोग करने की कोशिश करती थी। इसके अलावा वह बता सकती है कि छोटे कद का आदमी वास्तव में मो जियुए की धमकियों से डरता था, लेकिन जिद करके बात करने से इनकार कर देता था। ऐसी स्थितियों में ऐसा अक्सर इसलिए होता था क्योंकि उन्हें नियंत्रित करने के लिए उनके पास कोई हैंडल होता था जो उन्हें बोलने से रोकता था। और वास्तव में मो जियुए द्वारा अपनी 3 और उंगलियां काटने के बाद भी परिणाम वही रहा। वह झिरन के पास गया और मो जियुए की आस्तीन खींची। मुझे कोशिश करने दो। फिर वह छोटे कद वाले आदमी के सामने बैठ गई। चूंकि आप बोलने को तैयार नहीं हैं, इसलिए हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे पास मौजूद इस वस्तु को पहचानते हैं? जैसे ही वह बोल रही थी, वह झिरन पहले से ही छोटे आदमी के सामने पॉकेट घड़ी लहरा रहा था।
सबसे पहले उसने फिर भी हिलती हुई वस्तु को पहचानने की बहुत कोशिश की। फिर भी किसी कारण से उसे थोड़ी देर तक देखने के बाद उसे झपकी लेने की इच्छा महसूस हुई। जल्द ही उसकी आंखें सुस्त और सुस्त हो गईं। यह जांचने के लिए कि क्या सम्मोहन सफल हुआ है, हे झिरन ने पहले कुछ सरल प्रश्न पूछे। तुम्हारा नाम क्या है? छोटा आदमी, मुझे हुआंगजू कहा जाता है। वह झिरन, आप कहाँ से हैं? हुआंगजू, मैं दक्षिणी सीमा क्षेत्र की शाही राजधानी से हूँ। वह झिरन, आप कहाँ रहते हैं? हुआंगजू, मैं सीमेंग माउंटेन विला में रहता हूँ। हुआंगजू की चकित अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हुए ये कुछ प्रश्न पूछने के बाद हे झिरन पूरी तरह से यह निर्धारित कर सका कि वह सम्मोहित अवस्था में प्रवेश कर चुका है। उसने मो जियुए की ओर देखकर उसे अपने पास आने और सवाल पूछने का संकेत दिया। मो जियुए अपनी पत्नी के पास बैठ गए और गहरी आवाज में पूछा, मिस्टर सी मेंग कौन है? हुआंगजू ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर संघर्ष किया। श्री सी मेंग मेरे गुरु हैं। मो जियुए, वह अब कहाँ है? हुआंगजू, मुझे नहीं पता। मैंने 3 साल से अपने मालिक को नहीं देखा है। यह सुनकर कि वह नहीं जानता, मो जियुए ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। उसने झिरन ने जेब घड़ी लहराई और पूछता रहा, हम आपके मालिक को कैसे ढूंढ सकते हैं? हुआंगजू, मेरा स्वामी एक आत्मा की तरह आता है और चला जाता है। यदि उसका मेरे साथ व्यवसाय है तो वह स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। हे झिरन, क्या होगा अगर कोई जरूरी मामला हो जिसे आपको अपने मालिक को रिपोर्ट करना पड़े? हुआंगजू, यहाँ तक अत्यावश्यक मामलों के लिए भी मैं हर साल जुलाई से पहले पश्चिमी क्षेत्र दशून को एक संदेश भेज सकता हूँ। मेरे गुरु हर जुलाई में एक बार वहां जाएंगे। हे झिरन, आपका समूह हर जुलाई में पश्चिमी क्षेत्र में अपने गुरु को कहाँ ढूंढ सकता है? हुआंगजू, मुझे नहीं पता। मैं अपने मालिक की तलाश के लिए कभी पश्चिमी क्षेत्र में नहीं गया। वह जीरन पूछता रहा, क्या तुम्हारे समूह में से कोई भी तुम्हारे स्वामी को खोजने के लिए पश्चिमी क्षेत्र में नहीं गया है? हुआंगजू, पहले किसी ने उसकी तलाश नहीं की। वह झिरन जानता था कि हुआंगजू के लिए सम्मोहित होकर झूठ बोलना असंभव था। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि उसे वास्तव में पता नहीं था कि श्री सी मेन कहाँ थे। चूंकि उसे पता नहीं था, इसलिए निरर्थक पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारे गुरु का पूरा नाम क्या है? हुआंगजू, मेरे गुरु ने कभी अपना नाम नहीं बताया। मैंने केवल अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से सुना है कि उनका उपनाम शाओ है। वास्तव में यह शाओ था, वही युवा स्वामी उपनाम शाओ था जो लेडी मो के अतीत के विवरण के अनुसार युआन मेंग पर मोहित था। और इस श्री सी मेंग का भी वही उपनाम था, निस्संदेह वही व्यक्ति था। उसने झीरन से पूछना जारी रखा, तुम्हारा मालिक कैसा दिखता है? हुआंगजू, मेरे मालिक के पूरे सिर पर सफेद बाल हैं। जब भी वह हमसे मिलने आते हैं तो हर बार अपना रूप बदल लेते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में कैसा दिखते हैं। सफेद बालों वाले सिर का उल्लेख करते हुए हे झिरन के मन में जो पहला विचार आया, वह युनली का सदैव युवा सफेद बालों का वर्णन था। उसने जोर देकर कहा, क्या आपका स्वामी सदैव युवा सफेद बालों के साथ दिखाई देता है? हुआंगजू, वह केवल एक बार हमेशा युवा सफेद बालों के साथ दिखाई दिया है। अन्य 2 बार उसने क्रमशः एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण किया था। हे झिरन, आप उसका असली रूप भी नहीं जानते। फिर आप उसकी पहचान की पुष्टि कैसे करते हैं? हुआंगजू, मेरे मालिक के पास एक निशानी है। हम उसे निशानी से पहचानते हैं। इतना पूछने के बाद ऐसा लगा कि शायद ही कोई उपयोगी सुराग था, केवल पुष्टि हुई कि श्री सी मेंग ही वह व्यक्ति थे जिनके बारे में लेडी मो ने बात की थी। हे झिरन ने हुआंगजू की सम्मोहित अवस्था का अवलोकन किया, जिसमें वर्तमान में लुप्त होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। चूंकि यही मामला था, उसने बस कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे। सांप के गड्ढे पहाड़ी विला का रास्ता रोक रहे हैं, क्या आपके समूह ने उन्हें वहां रखा है? यह हम ही थे जिन्होंने उन्हें वहां रखा था। हुआंगजू ने बहुत सहजता से उत्तर दिया। क्यों? उसने झिरन से पूछा। हुआंगजू, नए साल से पहले मेरा एक कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई सामान खरीदने के लिए बाहर गया था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। पहाड़ी विला की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर हमने वहां सांपों के गड्ढे डाल दिए। वह झिरन, सांपों को कौन नियंत्रित कर रहा था? हुआंगजू, यह मेरा सबसे बड़ा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई था। वह झिरन, आपका सबसे बड़ा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कौन है? हुआंगजू, यह वही व्यक्ति है जो मेरे साथ था। हे झिरन, फिर कुएं के तल पर रंग बिरंगे मेंढकों के बारे में क्या? हुआंगजू, वे सभी मेरे सबसे बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के अनमोल पालतू जानवर थे। वह झिरन, तो कुआं आपके गुप्त कक्ष की ओर जाता है? हुआंगजू, हाँ। वह झिरन, अभी भी कितने अन्य लोग गुप्त कक्ष के अंदर हैं?
हुआंग जू, एक व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के अलावा मेरे 3 और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई वहां है। यह देखकर कि हुआंग जू की आवाज कुछ सुस्त थी, हे झिरन को पता था कि उसका सम्मोहन खत्म होने वाला था। मो जियुए ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और उत्सुकता से आगे आकर पूछा, आप लोग किसकी रक्षा कर रहे हैं? हुआंग जू, मुझे नहीं पता। यह वह व्यक्ति है जिसे मास्टर ने हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ लाया है। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, वह पूरी तरह से शांत हो गया। उसने झिरन ने अपनी जेब घड़ी हटा दी और मो जियुए की ओर देखते हुए खड़ा हो गया, क्या आपके पास कुछ और है जो आप पूछना चाहते हैं? मो जियुए ने अपना सिर हिलाया, अब और नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपने ब्लेड के वार से हुआंग जू को खत्म कर दिया। जहां तक लाशों की बात है तो उन्हें छिपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। चूंकि वे पहले ही सीमेंग माउंटेन विला आ चुके थे, इसलिए वे निश्चित रूप से इस जगह की स्पष्ट रूप से जांच करेंगे। इन 2 लाशों के बिना भी यह अभी भी इच्छुक लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। एक विचार के साथ उसने झिरन ने खुद को, मो जियुए और 2 लाशों को बाहर दिखाया। दोनों लाशों को सीधे वहीं फेंक दिया गया और दोनों वापस सूखे कुएं के किनारे पर आ गईं। अब यह जानते हुए कि सूखे कुएं के अंदर कोई खतरा नहीं है, मो जियुए ने हे झिरन को कमर से पकड़ लिया और नीचे कूद गया। कुएं के तल पर मजबूती से खड़े होकर, वास्तव में एक लोहे का दरवाजा अंदर की ओर धंसा हुआ था, जैसा कि मो जियुए ने उम्मीद की थी। वह बाहर पहुंचा और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। जो सामने आया वह एक संकीर्ण मार्ग था जिस पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति चल सकता था। मार्ग के दोनों ओर कुछ मंद तेल के लैंप लगे हुए थे। मो जियुए आगे आगे चला और हे झिरन उसके पीछे पीछे चल रहा था। लगभग 50 मीटर बाहर चलने के बाद आगे की रोशनी और भी तेज हो गई। साथ ही वे लोगों को बातें करते हुए स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। सबसे बड़ा भाई इतनी देर से बाहर जांच कर रहा है और अभी तक वापस नहीं आया है। क्या कुछ हो सकता था? ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने अपने जीवन की रक्षा करने वाले गू को विकसित किया है। यदि आवश्यक हो तो वह अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वे इतने लंबे समय से बाहर हैं। इससे पहले कि आवाज गिरती, स्पीकर ने दरवाजे की आवाज सुन ली। सबसे बड़े भाई, आप लोग इतनी देर तक बाहर क्यों थे? आपका सबसे बड़ा भाई नर्क के राजा से मिलने गया है, मो जियुए ने मजाक में जवाब दिया। यह आवाज गुप्त कमरे के अंदर मौजूद लोगों के लिए अपरिचित थी। एक साथ कई लोगों की नजर प्रवेश द्वार की ओर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक पुरुष और एक महिला हाथ पर हाथ रखकर खड़े थे और उन्हें घूर रहे थे। कुछ लोगों ने एक साथ अपने कपड़ों में हाथ डाला और सतर्क मुद्रा अपनाते हुए अपने गू कीड़े बाहर निकाले। उसी समय जो अधिक उम्र का लग रहा था उसने बोलकर पूछा, वास्तव में आप कौन हैं? मो जियुए और हे झिरन बिना उत्तर दिए तेजी से उस व्यक्ति की ओर चल दिए। यह देखकर आदमी ने जल्दी से अपने हाथ में एक चीनी मिट्टी की बोतल खोली और उसमें से एक गू कीड़ा निकाला। इससे पहले कि गू कीड़ा उन दोनों के करीब पहुंच पाता, वह घबराहट में इधर उधर भागने लगा। यह देखकर बाकी लोग तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने अपने गू कीड़े भी छोड़ दिए। मो जियुए ने अपनी फ्लेमेथ्रोवर बंदूक उठाई, जिसका लक्ष्य गू कीड़े थे, और आग का छिड़काव किया, जिससे पलक झपकते ही 3 गू कीड़े जलकर राख हो गए। यह देखकर तीनों चौंक गए और पीले पड़ गए। यह पहली बार था जब गू वर्म्स का उपयोग करते समय उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से चूंकि उन्होंने इन गू कीड़ों को लंबे समय तक पाला था, इसलिए गू कीड़े अपने मालिकों के साथ आध्यात्मिक संचार की स्थिति में पहुंच गए थे। जब तक स्वामियों ने ईमानदारी से उनमें हेरफेर किया, वे कभी भी आसानी से नहीं मरेंगे। लेकिन उन्होंने अभी क्या देखा था? उनके गू कीड़े वास्तव में उस तरह की भीषण आग से जलकर मर गए थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली, फिर बाकी फू कीड़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए भी तैयार थे। वह झिरन उन्हें गू कीड़े छोड़ने का मौका नहीं देगा। उसने अपना हाथ उठाया और शामक पाउडर का एक पैकेट बाहर फेंक दिया, जिससे वे सभी बेहोश हो गए। जैसे ही उनके मालिक बेहोश हो गए, उनके हाथों में मौजूद छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें भी जमीन पर गिर गईं, जिससे झनकार की आवाजें आने लगी। मो जियुए जल्दी से उन छोटी चीनी मिट्टी की बोतलों को इकट्ठा करने के लिए आगे आए और सभी गू कीड़ों को मारने के लिए अपनी फ्लेमथ्रोवर बंदूक का इस्तेमाल किया। फिर उसने कुछ लोगों के शरीरों की भी तलाशी ली, लेकिन कुछ चांदी के टिकटों के अलावा कोई अन्य गू कीड़े नहीं मिले। इन लोगों को हे झिरन द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई शामक दवा दी गई थी। बाहरी हस्तक्षेप के बिना वे कम से कम 2 घंटे तक सोते रहेंगे। उसने और मो जियुए ने चुपचाप उनसे पूछताछ करने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि गुप्त कमरे की तलाशी शुरू कर दी।
गुप्त कमरा काफी विशाल था, जिसमें दिखने में 10 से अधिक कमरे थे। वहां न केवल अध्ययन कक्ष, खेती कक्ष, यहाँ तक कि रसोई और शौचालय भी थे। इसके अलावा वहां शयन कक्ष होने चाहिए जहां श्री सिमेन के शिष्य रहते थे। सबसे पहले दोनों ने उन शयन कक्षों की तलाशी ली। कुछ पुरुषों के कपड़ों के अलावा चांदी के पैसे की मात्रा भी काफी थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये लोग नियोक्ताओं के लिए काम करने के लिए गू वर्म्स का उपयोग करके कुछ संदिग्ध व्यवसायों में लगे होंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी आमदनी अच्छी खासी होगी। झीरन को उन पुरुषों के कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने चांदी के टिकट सीधे अपने स्थान पर एकत्र कर लिए। सभी शयन कक्षों की तलाशी लेने के बाद दोनों खेती कक्ष में गए। खेती का कमरा भी कुछ खास नहीं था, बस कुछ ध्यान के गद्दे और गू कीड़े रखने के लिए कुछ छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें थीं। अंत में वे अध्ययन स्थल पर पहुंचे। गुप्त कक्ष का अध्ययन सामान्य परिवार के अध्ययन से लगभग अलग नहीं था। 3 दीवारों के सामने किताबों की अलमारियां सजी हुई थी, जिनमें गू तकनीक से संबंधित किताबें थीं, साथ ही जहर बनाने के बारे में भी कुछ किताबें थीं। वह झिरन को नहीं पता था कि उसे भविष्य में इन पुस्तकों की आवश्यकता होगी या नहीं। वैसे भी यह सबसे अच्छा है कि ऐसी हानिकारक चीजें बहुत व्यापक रूप से प्रसारित न हो, ऐसा न हो कि वे अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए उसने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और किताबों को अलमारियों सहित एक ही बार में अपने स्थान पर इकट्ठा कर लिया। उसे उम्मीद थी कि हमेशा की तरह उसके सामने की वस्तुएं बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरवाजे के ठीक सामने वाली सबसे ऊपरी शेल्फ पर मौजूद सभी किताबें गायब हो गईं, लेकिन बुकशेल्फ जरा भी हिली नहीं। मो जियुए को तुरंत पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उनकी पत्नी की सुसंगत शैली के आधार पर उनके लिए जानबूझकर केवल इस एक बुकशेल्फ को पीछे छोड़ना असंभव था। अवश्य ही कोई विशेष कारण रहा होगा कि वह इसे अपने स्थान पर क्यों नहीं रख सकी। इस बुकशेल्फ में कुछ गड़बड़ है। मेरी आध्यात्मिक समझ इस पर काम नहीं करती है, हे झिरन ने कहा। अब तक मो जियुए बुकशेल्फ को अस्थायी रूप से छूने के लिए पहले ही आगे आ चुका था। ऊपर से देखने पर इस बुकशेल्फ में कुछ खास नहीं लग रहा था। बात बस इतनी थी कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे जरा भी हिला नहीं सका। इस बुकशेल्फ के बारे में वास्तव में कुछ अजीब है, मो जियुए ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह किसी गुप्त मार्ग का प्रवेश द्वार होना चाहिए। झिरन का भी यही अनुमान था। हुआंग जू ने कहा कि अभी भी कोई है जिसे श्री सिमेंग उनकी सुरक्षा के लिए लाए हैं। उन्हें गुप्त कमरे के अंदर होना चाहिए। दोनों ने बुकशेल्फ को हिलाने की कोशिश छोड़ दी और इसके बजाय अध्ययन कक्ष के अंदर खोजना शुरू कर दिया। किताबों और अन्य 2 किताबों की अलमारियों के अलावा, जिन्हें वह झिरन अपने स्थान पर ले गया था, बाकी वस्तुएं अपने मूल स्थानों पर अछूती रहीं। चारों ओर अपनी नजरें घुमाने के बाद मो जियुए अंततः कमरे की एकमात्र डेस्क के सामने पहुंचे। उसने सबसे पहले डेस्कटॉप पर थपथपाया और कुछ भी असामान्य नहीं मिलने पर चारों ओर टटोलने के लिए अस्थायी रूप से डेस्क के नीचे पहुंच गया। अपने शरीर को अचानक स्थिर होते देख हे झिरन ने पूछा, यह क्या है? क्या तुम्हें कुछ पता चला? मो जियुए ने गंभीरता से कहा, स्विच यहां होना चाहिए। हालांकि जब उसने इसे कई बार धकेलने की कोशिश की, तो थोड़ी सी भी आवाज नहीं हुई। झिरन ने अपने स्थान से एक टॉर्च ली। वे दोनों ध्यान से देखने के लिए डेस्क के नीचे दब गए। मो जियुए ने जिस स्विच का उल्लेख किया है वह बाहर से स्क्रैप लोहे के एक अत्यंत सामान्य टुकड़े जैसा दिखता था। यदि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया होता कि किताबों की शेल्फ किसी प्रकार के गुप्त मार्ग का प्रवेश द्वार हो सकती है, तो उनके लिए यह सोचना मुश्किल होता कि लोहे के टुकड़े का यह टुकड़ा वास्तव में एक स्विच था। मो जियुए उठे और टेबल टॉप पर उस स्थान पर थपथपाया जो नीचे लोहे की गांठ की स्थिति के अनुरूप था। झिरन मेज के नीचे से स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि केवल कुछ नल के बाद, जहां लोहे की गांठ टेबल टॉप से थी, वहां हल्की दरारें दिखाई देने लगी। इसे कुछ और बार टैप करें, उसने कहा। मो जियुए ने जवाब दिया और टेबल टॉप पर फिर से प्रहार किया। अभी के बारे में कैसे? यह अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ है। अलग अलग स्थानों पर टैप करने का प्रयास करें, हे झिरन ने उसे याद दिलाया। मो जियुए ने टेबल टॉप को टैप करना जारी रखा, बहुत तेजी से नहीं, हर 3 टैप के बाद पूछता रहा। वह झिरन ने अपनी आंखें लोहे की गांठ पर गड़ा दी। हिलो मत, यह यही होना चाहिए। इस स्थान को टैप करते रहो, उसने कहा। उसने अपनी आंखों से देखा कि लोहे की गांठ और मेज के बीच का अंतर थोड़ा चौड़ा हो गया। मो जियुए ने उस स्थान पर फिर से टैप किया, 3 बार, फिर 3 बार और लोहे की गांठ धीरे धीरे टेबल टॉप से अलग हो गई और कलाई जितनी मोटी लोहे की छड़ में फैल गई। रॉड पर एक बटन था। झिरन ने अस्थायी रूप से इसे दबाया। शांत कमरे में एक दबी हुई आवाज गूंजी और गतिहीन बुकशेल्फ धीरे धीरे दोनों तरफ से खुल गई।
जैसे ही बुकशेल्फ हिली, एक तेज दुर्गंध तुरंत हवा में भर गई। मो जियुए ने हे झिरन से टॉर्च ली और सबसे पहले उद्घाटन में चले गए। यह बहुत छोटा सा कमरा था जिसमें बहुत कम साज सज्जा थी। कोने में एक बिस्तर था। बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे आसानी से मृत मान लिया जा सकता था यदि उसकी छाती का उठाव और गिरावट स्पष्ट न हो। मो जियुए ने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन है? मो शियुआन ने सोचा कि ये वही लोग हैं जो उसे अपमानित करने के लिए फिर से आ रहे हैं। आवाजें सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अब एक अपंग व्यक्ति था जिसके लिए मृत्यु की भीख मांगना भी एक विलासिता थी। इस प्रकाशहीन कमरे में उसे पहले ही पता चल गया था कि वह कितने समय से बंद था। जब भी वे लोग अंदर आते तो उसे खाना पानी देने के अलावा उसका अपमान ही करते। मो शियुआन को अब तक इसकी आदत हो चुकी थी। उसे केवल यही आशा थी कि जब वे लोग उसे पीड़ा देंगे तो वे थोड़े कठोर होंगे ताकि वह जल्द ही इस दुख से मुक्त हो सके। यह आवाज सुनकर उसे एक अकल्पनीय अपनेपन का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह उनका 9वां छोटा भाई होगा। उसने सोचा कि शायद उसे अपने परिवार की इतनी याद आती है कि उसे मतिभ्रम हो रहा है। उसकी तर्कसंगतता ने उसके दिल की लालसा को तुरंत हरा दिया। यह कोई नया व्यक्ति होगा जिसे पहली बार सुनने पर आवाज अपरिचित लग रही होगी। इसलिए मो शियुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह संभावित यातना के अगले दौर की प्रतीक्षा में आंखें बंद करके वहीं पड़ा रहा। हालांकि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। मो जियुए पहले ही हे झिरन को अपने साथ खींचते हुए उसके बिस्तर के पास चला गया था। चमकदार टॉर्च की किरण ने मो शियुआन को अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। वर्षों से रोशनी न देखने के कारण मो शियुआन केवल चमकती टॉर्च के नीचे ही आंखें मूंद सकता था। वर्षों की पीड़ा ने मो शियुआन से उसकी पूर्व उपस्थिति छीन ली थी। मो जियुए की नजर में उसके सामने वाले व्यक्ति के बाल बिखरे हुए थे और अज्ञात मैल से ढके हुए थे। उसकी आंखें धंसी हुई थी, गाल की हड्डियां उभरी हुई थी। यदि उसमें अभी भी सांस नहीं थी तो वह एक सूखी हुई लाश की थूकती हुई छवि थी। इसके बावजूद मो जियुए ने अभी भी अपने चेहरे की सामान्य विशेषताएं बताई। उसने आश्चर्य से पूछा, चौथे भाई, क्या वह तुम हो? जैसे ही वह बोल रहा था उसे एहसास हुआ कि चौथा भाई तेज रोशनी के कारण अपनी आंखें पूरी तरह से नहीं खोल सका और उसने टॉर्च की किरण को कहीं और निर्देशित कर दिया। यदि मो शियुआन ने पहले सोचा था कि आवाज एक मतिभ्रम है, अब जब मो जियुए ने चौथा भाई कहा है तो कोई रास्ता नहीं था कि वह अभी भी इसे अवास्तविक मान सके। 9वां छोटा भाई, क्या यह सचमुच तुम हो? मो जियुए ने भी परीक्षण करने के लिए ऐसा कहा था क्योंकि मो शियुआन उसकी धारणा से बहुत अलग दिख रहा था। वो स्पष्ट रूप से केवल 30 के आसपास का था, फिर भी एक मरते हुए बुजुर्ग जैसा बूढ़ा लग रहा था। वह झिरन मो जियुए के शरीर कांपते हुए महसूस कर सकता था। उसने उसे बिस्तर के पास बैठे हुए देखा। जब वह मो शियुआन को छूने के लिए बढ़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे। मो शियुआन सहज रूप से दूर भागना चाहता था लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। उन्होंने कहा, मत करो, मुझे मत छुओ, मैं गंदा हूं। दरअसल मो शियुआन के कपड़े इतने फटे हुए थे कि पहचाने भी नहीं जा सकते थे। जमा हुई मैल और अज्ञात गंदगी के धब्बों से चमक रहे थे। मो जियुए बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। उसने वही जारी रखा जो वह कर रहा था। जिस क्षण उसने मो शियुआन के शरीर से संपर्क किया, ऐसा लगा जैसे उसके दिल से खून बह रहा हो। चौथे भाई, तुम इतने दुबले कैसे हो गए? मो शियुआन के कंकाल रूप को देखकर ही स्वीकार करना कठिन था। उसे छूने का वास्तविक एहसास मो जियुए के लिए बहुत ज्यादा था। मो शियुआन ने एक दर्द भरी मुस्कान बिखेरी। मैं आज भी सांस ले रहा हूं, यह पहले से ही स्वर्ग की दया है। अब मो जियुआन से उसकी आपबीती का विवरण पूछने का समय नहीं था। उन्होंने झिरन को याद दिलाया, पति, मुझे पहले चौथे भाई की स्थिति की जांच करने दो। उस पति को सुनकर मो जियुआन को बिना सोचे पता चल गया कि बोलने वाली महिला उसकी भाभी थी। अपनी वर्तमान गंदी स्थिति में वह संभवतः अपने 9वें भाई की पत्नी को उसकी जांच करने में कैसे मदद कर सकता है। मो शियुआन ने तुरंत कहा, भाभी, मैं आपको बता दूं। वह रुका, फिर कमजोर होकर बोला, मेरे पैर टूट गए हैं, मेरे हाथ की नसें टूट गई हैं, लेकिन अन्यथा मैं ठीक हूं। अच्छा, ऐसे क्षीण शरीर को ठीक कैसे बताया जा सकता है? 6 महीने से अधिक समय तक यहाँ रहने के बाद हे झिरन ने प्राचीन लोगों की सोच को पूरी तरह से समझा। खासकर बड़े भाई और भाभी के बीच लगभग टाल मटोल वाला रिश्ता बना रहता था। मो शियुआन की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से उतनी सरल नहीं थी जितना उन्होंने दावा किया था। उसकी आगे की जांच में मदद के लिए सिस्टम से उन्नत चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता थी। इसलिए हे झिरन ने तुरंत मो शियुआन की जांच करने पर जोर नहीं दिया।
उसने योजना बनाई कि पहले दोनों भाइयों को कुछ देर बातचीत करने दिया जाए, फिर मो शियुयान को सिस्टम में लाने से पहले उसे बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाया जाए। चाहे उसकी स्थिति की जांच करना हो या उसे यहां से बाहर निकालना हो, मो शियुयान को सिस्टम में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। अपनी भाभी को आगे कोई कदम न उठाते देख मो शियुयान ने अंततः अपनी तनी हुई नसों को थोड़ा शांत किया। उन्होंने आत्मनिंदा करने वाली हंसी भरी, फिर कहा, अब एक अपंग व्यक्ति के रूप में जीवित रहते हुए परिवार को फिर से देखने में सक्षम होने से मुझे बहुत आराम मिलता है। जहां तक मेरे शरीर की बात है, यहां तक कि आज जीवित महान चिकित्सक बयान क्यों भी निश्चित रूप से इसे ठीक नहीं कर सकते। टॉर्च की किरण में हे झिरन मो शियुयान की आंखों में गहरी निराशा देख सकता था। किसी को भी अपनी स्थिति पर दुख होगा, वह इस प्रकाशहीन कमरे में बंद है, शायद हर दिन मौत की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा है। चौथे भाई, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें ठीक करने का एक तरीका ढूंढूंगा, मो जियुए ने दृढ़ता से कहा। अपनी पत्नी को यह कहते हुए सुनकर वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका, रनरान, क्या तुम सचमुच चौथे भाई की हालत ठीक कर सकते हो? वह जानता था कि उसकी पत्नी का चिकित्सा कौशल शानदार था, लेकिन चौथे भाई की स्थिति कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। हालांकि टूटे हुए पैरों के दोबारा जुड़ने की संभावना थी, लेकिन यह अभी भी केवल एक संभावना थी। चौथा भाई वर्षों से लापता था, इसलिए उसके पैर की चोट निश्चित रूप से काफी पुरानी थी। यह कितना गंभीर था, इसे एक तरफ रखते हुए उन्होंने आज तक कभी नहीं सुना था कि कोई इसे ठीक कर सके। जहां तक भाई की कटी हुई बांह की कंडरा की बात है, मो जियुए के ज्ञान के अनुसार यह भी लाइलाज था।